मैं अभी थोड़ा बारबेक्यू खाने बाहर गया था और एक बहुत ही सुंदर लड़की अचानक आकर मुझे किस कर लेती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, मुझे उसकी तेज आवाज सुनाई देती है। देखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ गई। तो हाँ, मैं एक हार्टलेस प्लेयर हूँ। अब मेरे पीछे पड़ना बंद करो। मेरी बाहों में जो लड़की थी उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। हमारे सामने खड़ा लड़का पूरी तरह से शॉक्ड लग रहा था। फिर गुस्से में आकर वो अपनी मुट्ठी बांधता है और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एक ही सेकंड में मैं इंस्टिंक्टिवली लड़की को टाइट पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ और पीछे हटकर उसके पूंछ से बच जाता हूँ। मेरा दिल तो जैसे सीने से बाहर आने वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो खूबसूरत लड़की इम्पेशेंटली बोलती है, डेरेक, क्या तुम सच? मैं पागल हो गए हो स्कारलेट। तुम बस एक हार्टलेस प्लेयर हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया और तुम फिर भी मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। स्कारलेट एक कोल्ड लाफ देती है। मैं तो बस आराम से बात कर रही थी यूनिवर्सिटी की एथलेटिक्स डिपार्टमेंट वाली लड़की के साथ। सबसे पहले होटल रूम किसने लिया था? जैसे ही वो ये बोलती है, डायरेक्ट शांत हो जाता है। तुमने मेरे बारे में? इन्वेस्टिगेशन की स्कारलेट की आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं। तुम ये जानने के लायक नहीं हो। डायरेक्ट बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाता। वो उसको गुस्से से घूरता है और वहां से भाग जाता है। मैंने फाइनली रिलीफ की सांस ली। तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं इस स्कारलेट नाम की लड़की को इतनी देर से पकड़े हुए था। उसके लिए सॉरी। वो फाइनली मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डाउट था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी एक लड़की भागते हुए आती है। उसकी सांस फूली हुई थी। स्कारलेट, तुम यहाँ क्यों भाग आई? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उस घटिया लड़के को जाते हुए देखकर मुझे उनके ड्रामा से कोई लेना देना नहीं था। मैं वहां से नजर हटाता हूँ, वापस बैठता हूँ और अपना बारबेक्यू खाता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये गुस्सा था या भूख, पर मैं एक पागल की तरह बारबेक्यू और बियर अपने मुंह में ठूसने लगता हूँ जब तक कि मैं एक और बाइट खाने के लायक नहीं बचता। पर कर्मा जल्दी हिट करता है। आधी रात में मेरे पेट में इतना दर्द होता है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। सुबह होने वाली होती है जब मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मैं वापस उठता हूँ तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैं अपनी थकी हुई बॉडी को घसीट कर शावर तक ले जाता हूँ। फिर थोड़ा दालिया बनाता हूँ और अकेले टेबल पर बैठकर उसको आराम से पीता हूँ। घर में बहुत डरावानी शांति थी। बस चम्मच की बोल से टकराने की आवाज आ रही थी। पर जैसे ही मैं दालिया खत्म करता हूँ, बाहर से दरवाजा खुलता है। एक मिडिल एज्ड औरत बिजनेस सूट में अंदर आती है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मॉम, पर वो हमेशा की तरह बिना किसी इमोशन के मेरे पास आती है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है। तुम कल से शुरू कर रहे हो। ये रहा तुम्हारा इस महीने का अलाउंस। मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर पैसे खत्म हो जाएं तो कॉल कर लेना। वो सीधा ऊपर पैकिंग करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो एक बड़ा सूटकेस लेकर नीचे आती है। एक बार भी वो मुझे दोबारा नहीं देखती। मॉम, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे बस शांति ही आंसर करती है। टेबल पर एक नया एनरोलमेंट लेटर और काफी सारे कैश रखे हुए थे। यही मेरी माँ के प्यार दिखाने का अकेला तरीका है। इस बीच एस सिटी यूनिवर्सिटी में एक रेसिंग इवेंट चल रहा होता है। इंजन की आवाज से हवा गूंज रही थी। गाड़ी चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही रेड हेयर वाली ब्यूटी स्कारलेट थी। जब वो कर्व पर आती है तो स्पीड कम नहीं करती। इसके बजाय वो रेस देती है और 1 सेकंड में फिनिश लाइन क्रॉस कर जाती है। स्कारलेट, क्या तुम आज पागल हो गई हो? हमें तुम्हारी गाड़ी की पिछली लाइट्स तक नहीं दिखी। तो और प्रैक्टिस करो स्कारलेट। कल रेड ब्रिज क्लब चलते हैं, थोड़ा हैंग आउट करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ नए लोग आए हैं। पर स्कारलेट बस स्माइल करती है, अपनी गाड़ी में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और चली जाती है। हे स्कारलेट, तुम आ रही हो या नहीं? मेरा वेट करो। पर उस शाम रेड ब्रिज क्लब की एंट्रेंस पर स्कारलेट और लिली आती हैं। स्कारलेट, लिली, हमेशा वाला ऑर्डर। हाँ, और जेक को भी यहाँ बुला लो। हाँ बिल्कुल, अभी। पर मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जिस वक्त स्कारलेट और उसके दोस्त अपने प्राइवेट रूम में बैठ रहे थे, मैं अपनी ही किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा था। अगले दिन ठंडी हवा चल रही होती है और मैं अकेले स्कूल की तरफ चलता हूँ। क्या ये नया पिंजरा है जो मेरी माँ ने मेरे लिए अरेंज किया है? मैंने सुना है इस स्कूल की काफी बड़ी हिस्ट्री है और एक ओल्ड वर्ल्ड वाली फील है, पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाता हूँ। जब मैं उस इंसान को देखता हूँ जो पहले सिर्फ किताबों में दिखता था, तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। वो काफी फ्रेंडली और अच्छे थे। उन्होंने जल्दी से मेरा एनरोलमेंट पूरा किया और मुझे मेरे क्लास एडवाइजर को ढूंढने के लिए कहा। मैं ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ और एक औरत जिसका मेकअप एकदम परफेक्ट था पर उसका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था, वो अंदर बैठी थी। वो मेरी मार्कशीट उठाती है, उस पर एक छोटी सी नजर डालती है और उसको साइड में फेंक देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस छोटे शहर से आए हो या तुम्हारे ग्रेड्स कितने अच्छे थे। इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ जीरो से शुरू होता है। उसकी टोन में गुस्सा और नफरत थी। शायद तुम पहले अपनी क्लास में फर्स्ट आते होंगे, पर हमारी यूनिवर्सिटी में तुम टॉप 100 में भी नहीं आ पाओगे। मिस हेज कैबिनेट से एक फॉर्म निकलती हैं और मुझे देती हैं। ये स्कूल यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। क्लास के बाद स्टूडेंट काउंसिल स्टोरेज में चले जाना। पर जैसे ही मैं फॉर्म लेता हूँ, ये सोच कर कि आखिर मैं एक नई लाइफ शुरू कर सकता हूँ। स्कारलेट क्लब में एक अलग ही शो कर रही थी प्राइवेट रूम में। स्कारलेट, क्या तुम आज रात घर जा रही हो या यही क्लब में ऊपर रुकोगी? स्कारलेट 21 साल की है और मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आराम से बोलती है। घर लिली कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजा खुलता है। वाह वाह, क्या बात है। द ग्रेट मिस स्कारलेट यहाँ है। आज इस छोटी सी जगह पर कैसे आना हुआ? मुझसे कुछ चाहिए क्या? वो स्कारलेट के बगल में बैठ जाती है और उसकी तरफ आईब्रो रेज करती है। स्कारलेट बस उसको एक डिसमिसिव लुक देती है और दोबारा आंखें बंद कर लेती है। अब लिली थोड़ा डर जाती है और जेक की तरफ झुकती है। जेक, जल्दी करो और उनमें से किसी लड़के को बुलाओ जो स्कारलेट को पसंद है। वो पूरा दिन
पागलों जैसी हरकतें कर रही है जेक। फाइनली आंखें बंद किए हुई स्कारलेट को ठीक से देखता है। उसकी आईब्रोज टाइट हो जाती हैं। वो इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके बालों से खेलना चाहता था स्कारलेट, जिसके पास जैसे कोई सिक्स्थ सेंस हो। अपना सिर अचानक पीछे कर लेती है। उसका एक्सप्रेशन ठंडा पड़ जाता है। वो बस एक ठंडी लाइन बोलती है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ लिली। उसको वहां से जाते हुए देखती है और तुरंत उसके पीछे भागती है। स्कारलेट, स्कारलेट, मेरे लिए रुको। मिस हेज मुझे क्लास के अंदर ले जाती है। अपेरेंटली इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को हर बड़ी कंपनी हायर करना चाहती है, पर मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस एक पीसफुल नई शुरुआत चाहिए थी। पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दरवाजा खुलते ही अंदर का सीन मेरी सांसें रोक देगा। पूरी क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर एक इंसान अपना सिर नीचे करके पढ़ रहा था। कोई भी सिंगल इंसान खाली नहीं बैठा था। मिस हेज डेस्क पर टैप करती हैं और हर कोई एक साथ सिर उठाता है। बहुत सारी आंखें मुझे देखने लगती हैं। वो अपना चीन ऊपर करके इशारा करती हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं उन सारे चेहरों को देखता हूं और मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेरी हथेलियां ठंडे पसीने से भीग जाती हैं। पुरानी बुली होने वाली सारी यादें एक सेकंड में वापस दिमाग में आ जाती हैं। मेरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैं हकलाते हुए बोलता हूँ, हाय एवरीवन, मुझे बस ईथन बुलाओ। ये शब्द मेरे मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि मैं उनका मजाक सहने के लिए तैयार हो गया। पर तभी जोर से तालियां बजने की आवाज आती है। मैं आवाज की तरफ देखता हूं तो एक सिल्वर ग्लासेस वाली लड़की थी। फिर पूरी क्लास तालियां बजाने लगती है। मिस हेज पूरे रूम को देखती हैं और मुझे उस लड़की के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठने को बोलती हैं जिसने तालियां बजानी शुरू की थी। मैं वहां चलता हूं और मुश्किल से बैठा ही था कि दरवाजे से एक आवाज आती है। इस पर क्लास के सब लोगों की नजर दरवाजे की तरफ चली जाती है। मैं भी देखता हूं और जब उस चेहरे को देखता हूं तो मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूं। ये वही उस रात वाली रेड हेयर ब्यूटी थी। उसको मेरे घूरने का अंदाजा लग जाता है और वो आलसी तरीके से अपनी नजर मेरी तरफ घुमाती है। उसकी एक ही नजर से मैं उसकी आंखों में डिस्गस्ट साफ देख सकता था। उसके अंदर भरी हुई कच्ची अनडिस्गाइज्ड नफरत। ऐसी कौन सी दुश्मनी है उसको मुझसे मिस हेज उन चमकते लाल बालों को देखती हैं और उनका मुंह गुस्से से इतना बुरा हो जाता है जैसे अखरोट तोड़ देंगी। नाम स्कारलेट मेरे लिए सरप्राइज की बात थी कि जैसे ही मिस हेज ने वो नाम सुना उनका गुस्सा शांत हो गया। तुम इतनी लेट क्यों आई हो? स्कारलेट हंसती है। प्रोफेसर, क्या आप स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करती हैं? बिना आंसर का वेट किए वो क्लास में सीधे घुसती है और लास्ट रो में जाकर बैठ जाती है। मिस हेज आगे कुछ नहीं बोलती। वो अपना लेक्चर जारी रखती है। पढ़ाने की स्पीड, लाइट की स्पीड जितनी टेस्ट थी, मेरे पास बुक नहीं थी तो मुझे अपने डेस्कमेट के साथ शेयर करनी पड़ी। यहाँ का मटेरियल पहले पढ़े हुए किसी भी चीज जैसा नहीं था। 2 क्लास के बाद ही मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं डेस्क पर अपना सिर रखकर पड़ जाता हूँ। वो घुटन वाली फीलिंग मुझे इतना निचोड़ रही थी, मैं बैरली सांस ले पा रहा था। मेरी डेस्क पर एक नॉक होता है तो मैं पीछे मुड़ता हूँ। ये वही लड़की थी मेरे सामने बैठी हुई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मेरा पीला चेहरा मेरा सच बता देता है। जाओ थोड़ा गर्म पानी ले आओ, तुम ठीक नहीं लग रहे। कैबिनेट में पेपर कप्स हैं, थैंक्स। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और वहां जाता हूँ, पर कैबिनेट जम था और बंद था। मैं कई बार उसे खोलने की कोशिश करता हूँ पर नहीं खुलता। जैसे ही मैं कोई टूल ढूंढने वाला होता हूँ मुझे एक सॉफ्ट मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनाई देती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और स्कारलेट को अपने हाथ पर ठुड्डी रखे हुए देखता हूँ जिसके चेहरे पर एक केयरलेस स्mirk थी। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और नीचे देखकर एक रूलर ढूंढता हूँ ताकि उसे खोल सकूं। पर अगले ही सेकंड मेरे बगल में फेमिलियर व्हाइट शूज का पैर दिखता है। ये वही लड़की है जो आगे वाली सीट पर थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक बार पुश करती है और कैबिनेट तुरंत खुल जाता है। मैंने किसी बेचारे बेवकूफ को कैबिनेट के दरवाजे के साथ स्ट्रगल करते देखा तो मैं हेल्प करने आ गई। सॉरी। पर इस अजीब से मोमेंट में एक आवाज आती है, हे, क्या तुम दोनों मेरे बगल में खड़े होकर इतना कोजी नहीं हो सकते और अपने पैर मत घिसो? खाते वक्त मुझे ये सब अजीब लग रहा है। आगे वाली लड़की थोड़ा फ्राउन करती है। स्कारलेट अपने होंठ का कोना दबाती है। तुम मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं हो। जैसे ही वो दोनों क्लैश करने वाले होते हैं विवियन, वो और कुछ नहीं बोलती, एक प्राउड हफ करती है और चली जाती है। मैं विवियन को जाते हुए देखता हूँ और बिना किसी रीजन के मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती है। क्या अभी से प्यार में पड़ गए? मुझे मत बताना कि तुम उस डबल फेस्ड सांप को पसंद करते हो। मैं अचानक नीचे देखता हूँ और एक खूबसूरत सा चेहरा मेरे बिल्कुल पास होता है। मैं शौक में पीछे लड़खड़ता हूँ। तुम क्या कर रही हो डार्पॉक? तुम बार बार अचानक से कहां से आ जाती हो? पर वो अपनी आंखें छोटी करती है और मेरी तरफ एक एक कदम बढ़ाती है। मैं पीछे हटता रहता हूँ। तुम क्या कर रही हो? स्कारलेट मुझे ऐसे रिएक्ट करते हुए देखती है और उसके चेहरे पर गिल्ट की एक झलक आती है। ये मुझसे इतना डरता क्यों है? तभी विवियन भागकर आती है। स्कारलेट तुम क्या कर रही हो? स्कारलेट विवियन को देखती है और फिर मेरी तरफ देखती है। वो गिल्ट की झलक एक सेकंड में गायब हो जाती है और उसकी जगह पूरी डिस्गस्ट आ जाता है। वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है, सर नीचे करके अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। ईथन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। स्कूल के बाद क्लास में सिर्फ मैं अकेला बचता हूँ। मैं अपने हाथ पर ठुड्डी रखकर खिड़की के बाहर मैग्नोलिया ट्री को घूरता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह खराब था। मैं इतना डरा हुआ क्यों था? मैं अपना बैग पैक करता हूँ और क्लास से बाहर निकलता हूँ। शाम की रोशनी आधे आसमान को लाल रंग देती है। मैं फोटो लेने के लिए अपना फोन निकलने से खुद को रोक नहीं पाता, पर जैसे ही मैं फोटो क्लिक करता हूँ और अपना फोन नीचे करता हूँ, एक फिगर फ्रेम में आ जाती है जिसके बाल आग जैसे लाल थे। उसे शायद कुछ फील होता है, पर मेरा हाथ कांपता है और गलती से शटर प्रेस हो जाता है।
मैं उसे टाइम पर डिलीट नहीं कर पाता तो मैं बस फोन बंद करके अपने बैग में डाल लेता हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जहां वो खड़ी थी वहां कोई नहीं है, एक परछाई तक नहीं। क्या मुझे वहाम हो रहा है? अचानक मेरे पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है, तुम क्या देख रहे हो? मैं घूमता हूँ और वहां स्कारलेट खड़ी थी, स्मुगली मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? क्या तुमने अभी चुपके से मेरी फोटो ली? मैं तुरंत बहस करना चाहता था, मैंने चुपके से तुम्हारी फोटो नहीं ली, तुम मेरे फ्रेम में आ गई थी। पर मैं सिर्फ अपने दिमाग में ही चिल्लाने की हिम्मत कर पाता हूँ। स्कारलेट एक हॉटी हफ देती है इसे। इधर दो मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं फिर भी फोन दे देता हूँ। वो लेती है, फोटो गैलरी खोलती है और लेटेस्ट फोटो पर स्वाइप करती है। मुझे पता था तुम पूरी तरह से मेरे पीछे पागल हो, मैं पूरी तरह स्पीचलेस हूँ। वो आगे स्वाइप करती है पर उसे मेरी लैंडस्केप फोटोज के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसका इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है और वो तेजी से स्वाइप करती है, पर अचानक एक फोटो उसे रोक देती है। वो उसे 2 सेकंड से भी कम देखती है कि तभी एक पतला हाथ फोन छीन लेता है। मैं घूमता हूँ और ऐसे भागता हूँ जैसे कोई भूत मेरा पीछा कर रहा हो। स्कारलेट मुझे गायब होते हुए देखती है। उसका दिमाग उस फोटो पर अटका हुआ था। आर्म्स, थाइज, पेट, गाल, शोल्डर्स, सब पर निशान, चोट और खून के दाग थे। एक डरावना मंजर। वो इंस्टिंक्टिवली अपने कॉलर बोन के टैटू को टच करती है। उस शाम जैसे ही स्कारलेट मेन दरवाजा खोलती है, उसे अंदर से हंसने की आवाज आती है। स्वीटहार्ट, तुम घर आ गई, आओ खाना खा लो। स्कारलेट विवियन और डायना को अपना लविंग माँ बेटी वाला एक्ट करते हुए देखती है, फिर झुककर बैठ जाती है और अपने पैर क्रॉस कर लेती है। वो मार्कस को छेड़ने वाली टोन में देखती है, बूढ़े आज रात खाना काफी अच्छा लग रहा है, एक ड्रिंक हो जाए। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो हर रोज दारू के बारे में सोचती हो, ये कैसी इमेज है? स्कारलेट अपने कंधे उचकाती है, लोटस रूट का एक टुकड़ा उठाती है और अपने मुंह में डाल लेती है। 2 बार चबाने के बाद वो सब थूक देती है। डिस्गस्टिंग, इतना मीठा और ऑयली, हम हर रोज ये सब क्यों खाते हैं? मार्कस अपनी पत्नी का चेहरा बिगड़ता हुआ देखता है और टेबल के नीचे स्कारलेट को लात मारता है। तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो? तुम्हें भी ये बेकार लगता है ना? सिर्फ एक खास तरह का इंसान ही ऐसी अजीब सी मीठी चीज पसंद करेगा, इतना मीठा जो असली टेस्ट को छुपा दे। डायना गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स नीचे पटकती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। स्कारलेट, तुम किस पर ताना मार रही हो? अगर हम सच में इस बारे में बात करें तो तुम वो हो जिसकी इस फैमिली में जगह ठीक से फिट नहीं बैठती। स्कारलेट ये सब सुनकर कापकी ठक चुकी है। वो बस मूंगफली खाती रहती है बिना डरे। डायना अपने दांत पीसती है, विवियन को पकड़ती है और गुस्से में बाहर चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है। मैंशन में शांति छा जाती है। मार्कस अपनी बेटी को देखता है और उसका कंधा ठपठपाता है। अपनी स्टेप मदर को ब्लेम मत करो, शायद आज उसका मूड खराब हो। बुढ़े, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, वो औरत तुमसे प्यार नहीं करती क्या? तुम बेवकूफ हो। हर रोज तुम उसके पीछे भागते हो, उसे अटेंशन देते हो, और तुम्हें क्या मिलता है? क्या उसने तुम्हें कभी ढंग से देखा भी है? वो अभी भी तुम्हें नीचा देखती है, सोचती है तुम काबिल नहीं हो। मार्कस फ्रीज हो जाता है, फिर गुस्से से लाल हो जाता है। स्कारलेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? पर क्या मैं गलत हूँ? उस औरत में ऐसा क्या खास है जो तुम उसके लिए एक बेवकूफ की तरह सब कुछ करते हो? जब वो दूसरे मर्दों के साथ मजे कर रही थी तब तुम कहाँ थे? तुम एक बिजनेस डिनर पर थे, किसी बेकार से प्रोजेक्ट के लिए तब तक पीते रहे जब तक तुम्हारे पेट से खून नहीं निकल आया। कुत्तों की तरह लोगों के सामने भीख मांग रहे थे। जब वो किसी और आदमी के बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में थी तब तुम, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज गूंजती है। मार्कस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो स्कारलेट को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर आखिर में वो ऐसा नहीं कर पाता। वो रुक जाता है। स्कारलेट अपने परेशान बाप पर एक नजर डालती है, एक कोल्ड लाफ देती है और मुड़कर चली जाती है, जबकि मार्कस अपना सीना पकड़े हुए सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उस दोपहर सिटी पार्क में लिली जमीन पर उखड़ू बैठी थी, अपना पेट पकड़कर इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। स्कारलेट, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी, स्विंग पर बैठी थी। लिली की हंसी सुनकर उसकी तरफ नीचे देखती है। लिली अपने आंसू पोंछती है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है, स्कारलेट, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे अंदर अपने बाप को ऐसे जवाब देने की बहुत हिम्मत है। अगर तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता तो किसे पड़ता? स्कारलेट उसकी तरफ देखती है और इस बार कुछ नहीं बोलती। लिली उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखती है और समझ जाती है कि उसका मूड फिर से खराब हो गया है। वो एक शांत सांस छोड़ती है और यादों में खो जाती है। 1 साल पहले स्कारलेट अपने कूल, अट्रैक्टिव चेहरे और जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स के साथ आई थी। कॉलेज रेसिंग सीन में वायरल हो गई थी। ट्रैक पर वो सबसे निडर रानी थी। ट्रैक के बाहर वो आजाद और बेफिक्र थी। चाहने वाले आते और जाते रहते थे, पर मुझे पता था कि उसका दिल रेसिंग के अलावा कभी किसी और पर नहीं आया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसा इंसान उसको फीलिंग्स के चक्कर में अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगा और जेलस फील कराएगा। मैं सोचती हूँ, क्या मैं ये सब देखने के लिए जिंदा रहूंगी? क्या देख रही हो? क्या मुझ पर क्रश आ गया है? स्कारलेट लिली की आंखों में देखती है और फ्लैट टोन में बोलती है। लिली जोर से हंसने लगती है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसे किसी को कभी हैंडल नहीं कर सकती। मेरा बेचारा दिल कुछ और साल जीना चाहता है। अचानक स्कारलेट को 2 जाने पहचाने फिगर्स दिखते हैं। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो उनके पीछे तेजी से चलती है और लिली तुरंत अपनी स्माइल गायब करके उसके पीछे चलती है। कुछ घंटे पहले मैं अपना फोन वापस छीनता हूँ और बिना रुके जितना दूर भाग सकता हूँ भागता हूँ, जब तक कि मेरे पैर जवाब नहीं दे देते। मैं सांस लेने के लिए तड़पता हूँ। सांस लेने के बाद मैं सीधा खड़ा होता हूँ, अपना फोन निकलता हूँ और अनलॉक करता हूँ। मेरे पास्ट की एक के बाद एक फोटो मुझे घूरती है। मैं कुछ सेकंड देखता हूँ, फिर अचानक स्माइल करता हूँ और बिना हिचकिचाए डिलीट दबा देता हूँ। ये सब अब पास्ट की बात है।
मैं उन सबसे दोबारा कभी नहीं गुजरूंगा। मैं अब कभी डर में ऐसे संभाल संभाल कर नहीं जीऊंगा। मैं सांस छोड़ता हूँ और पहले से कहीं ज्यादा हल्का फील करता हूँ। जैसे ही मैं घर जाने वाला होता हूँ मुझे पेट में एक भयंकर दर्द होता है। मैं अपना पेट पकड़ता हूँ और रेस्टरूम की तरफ भागता हूँ। उल्टी करने और बुरा हाल होने के बाद मैं एक पार्क की बेंच पर बैठ जाता हूँ। एक भूत की तरह पीला पड़ चुका था और मेरे हाथ में फार्मेसी की दवाई थी। अचानक मुझे फील होता है कि एक लड़की मेरे सामने खड़ी है। विवियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे पीले चेहरे को देखती है। क्या हुआ? तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। बस एक पुरानी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम सच में ठीक हो? मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखता हूँ और हाँ, मैं सिर हिलाता। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। वो डायना की तरफ घूमती है। मैं इसको चलकर छोड़ने जा रही हूँ। मेरा क्लासमेट घर जा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। डायना मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, पर वो फिर भी हामी सर हिलाती है। मैं विवियन के इस काइंड जेस्चर को देखता हूँ, थोड़ा लॉस्ट फील करता हूँ। तुम्हें सच में ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकता हूँ। विवियन स्माइल करती है। आओ भी, ये मेरे रास्ते में ही, हम चलते चलते बात कर सकते हैं। मैं विवियन की तरफ देखता हूँ और एक जानी पहचानी इमेज मेरे दिमाग में आती है। बहुत पहले की एक फिगर। मैं हिचकिचता हूँ। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। मैं चलना रोकता हूँ और ध्यान से पूछता हूँ, क्या तुम सोफी हो? विवियन मुझे देखती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। वो रिलीफ के साथ स्माइल करती है। अपना हाथ ऊपर करके आराम से मेरे बाल बिगड़ती है। ईथन, तुमने आखिर मुझे पहचान ही लिया। ये सच में तुम हो? तुम सच में सोफी हो? बहुत बहुत लंबा वक्त हो गया है। मेरी आवाज भरी और रुकी हुई निकलती है। मैं पूछता हूँ। मेरा गला इमोशन से भरा हुआ था। क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे डैड और मॉम के अलावा विवियन मेरे बचपन में अकेली ऐसी इंसान थी जिसे सच में दोस्त कहा जा सकता था। पर उस वक्त उसका नाम विवियन नहीं था, वो सोफी थी। जब मुझे बुली किया जाता था तब सोफी ही थी जो मुझे बचाती थी और घर तक छोड़ती थी। उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, स्कूल साथ आते जाते थे। बुलीज ने हमें देखा और सोफी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। पर भले ही वो छोटी और वीक लगती थी, पर वो सच में लड़ सकती थी। एक बार उसने उनमें डर बिठा दिया, फिर उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया। बाद में हमने सेम मिडिल स्कूल में जाने का प्रॉमिस किया, पर जब स्कूल शुरू हुआ मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैंने हर जगह पूछा और तब जाकर मुझे थोड़ी बहुत बातें पता चली। सोफी अनाथ थी। उसके पेरेंट्स दोनों गुजर चुके थे। जब वो 4 साल की थी उसे अनाथालय भेज दिया गया था और मिडिल स्कूल तक उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। 8 साल की उम्र के बाद मेरा उससे सारा कॉन्टैक्ट टूट गया। मुझे माफ करना ईथन, मेरे पास उस वक्त सच में कोई चॉइस नहीं थी। विवियन की आवाज मुझ तक पहुंचती है। वो गिल्ट से अपना सिर नीचे कर लेती है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। विवियन की आंखें चमकती हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि वाह वाह, प्रिंसेस विवियन का खाना हो गया और अब यहाँ डेट पर आई हैं। ओह माय, देखो ये कौन है? ये तो हमारी प्रिंसेस विवियन है। वो मेरे और विवियन की तरफ देखती है। और ये कौन है? विवियन का नया बॉयफ्रेंड? इसको पहले कभी नहीं देखा। चलो चलते हैं। विवियन उन्हें इग्नोर करती है और मुझे अपने साथ चलने का इशारा करती है। तुम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हो और अभी से डेट कर रहे हो? ओह, मुझे मत बताना कि तुमने वो सब पहले ही कर लिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। विवियन, तुम सच में बहुत फास्ट हो। स्कारलेट, अपनी जुबान पर लगम दो। हर कोई तुम्हारी तरह गंदी सोच वाला नहीं होता। वो तो तुम कर सकती हो, पर मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ और स्कारलेट को देखता हूँ, अटेंशन पाने के लिए। ऐसे जोकरों जैसी हरकतें करना ये सच में घाटिया है। इसके साथ ही मैं विवियन का हाथ पकड़ता हूँ और हम जाने के लिए मुड़ते हैं। स्कारलेट हमें जाते हुए देखती है। धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंचती है। उसकी खूबसूरत आंखें डार्क हो जाती हैं। स्कारलेट, तुम्हें कब से उस लड़के की इतनी फिक्र होने लगी? स्कारलेट पल के झपकती है, फिर ऐसे हंसती है जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। मैं इन प्रिटी बॉय फ्रीलोडर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे देखना ही अनोइंग है। शायद वो तुम्हें मुड़कर दूसरी बार देखेगा भी नहीं। लिली, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पसंद बेकार है। तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रही हो स्कारलेट? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। उस रात जब स्कारलेट घर पहुंचती है और विल्ला को रोशनी से जगमगाता देखती है, वो एक पल के लिए रुकती है। फिर जैसे उसे कुछ समझ आता है और खुद पर कड़वी हंसी हंसती है। वो बिना जूते उतारे अंदर चली जाती है। मार्कस को काउच पर देखकर वो स्मर्क करती है। मेरा वेट कर रहे थे, यहाँ आओ। स्कारलेट पास जाती है, उनके बीच एक हाथ का गैप रखती है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे बुली किया तो क्या? मार्कस अपना सिर घुमाता है और गुस्से से घूरता है। तुम एहसान फरामोश बच्ची। स्कारलेट, तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? एक बच्ची जो बिना किसी ठीक माँ के और बिना बाप के डिसिप्लिन के पाली हो, तुम क्या ही बनोगी? इससे पहले कि वो बात पूरी करे, मार्कस अपना हाथ उठाता है। स्कारलेट अपना सिर थोड़ा टिल्ट करती है। उसका प्यारा चेहरा लाइट के नीचे और भी ठंडा लगता है। उसके होंठ टाइटली बंद थे। बिना कुछ बोले वो ऊपर चली जाती है। जिस हाथ से मार्कस ने उसे मारा था वो थोड़ा कांप रहा था। स्कारलेट अपने रूम में वापस जाती है, बाथरूम में जाती है और शीशे में अपने थोड़े सूजे हुए गाल को देखती है। उसकी आंखें दर्द से लाल थीं। अगली सुबह जल्दी मैं स्कूल भागता हूँ। डिसिप्लिन कमेटी के स्टूडेंट्स गेट पर खड़े थे। लेट आने वालों के नाम लिख रहे थे। मैं चुपचाप लंबी सांस लेता हूँ। अपने पहले असली दिन ही लेट होना सच में काफी एम्बैरसिंग है। मैं अपनी किस्मत मान लेता हूँ और कुछ कदम आगे बढ़ाता हूँ कि पीछे से एक हंसती हुई आवाज आती है। हे हैंडसम। मैं अपने कंधे पर रखे हाथ को देखता हूँ, थोड़ा फ्राउन करता हूँ और उससे बचने के लिए आधा कदम साइड हो जाता हूँ। वो इंसान ऑकवर्डली अपना हाथ पीछे ले लेती है। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गई। मैं उसे पहचान लेता हूँ, पर सिर्फ एक फ्लैट लुक देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? स्कारलेट की क्लास में पीछे से अचानक एक थोड़ी भरी नसल आवाज आती है। तुम क्या कर रही हो? ओह स्कारलेट, तुम सच में आज बैकपैक लाई हो? तुम्हारी हालात देखकर लगता है तुम कल रात ठीक से सोई नहीं है ना? स्कारलेट उसे घूरती है, साइड होती है और सीधा आगे बढ़ जाती है। लिली उसके पीछे भागती है। जैसे ही स्कारलेट मेरे पास से गुजरती है, उसके कदम 1 सेकंड के लिए डगमगाते हैं, फिर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चलती रहती है।
स्कूल गेट पर डिसिप्लिन कमेटी हमारा रास्ता रोकती है। उनमें से एक लड़की स्कारलेट को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी टोन स्ट्रिक्ट थी। स्कारलेट अपनी आंखें उठाती है। वो गहरी काली आंखें सीधा उस लड़की को घूरती हैं, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। एक दूसरा कमेटी मेंबर जल्दी से उसकी स्लीव खींचा है और फुसफुसाता है, बस उसे जाने दो। स्कारलेट इस स्कूल में हमेशा से एक स्पेशल प्रेजेंस रही है। टॉप ग्रेड्स, अमीर फैमिली, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसे छूट देते हैं। उसे जाने दो, कोई प्रॉब्लम मत, शुरू करो। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद लड़की आखिर पीछे हट जाती है। स्कारलेट दूसरी तरफ देखती है और लिली को बुलाने के लिए मुड़ती है, पर देखती है कि लिली किसी पप्पी की तरह मेरे साथ चिपकी हुई थी, मेरा मिल्क कार्टन पकड़े हुए। कुछ देर पहले मैं साइड में खड़ा होकर सैंडविच खा रहा था। जब मैंने लिली के पेट की आवाज सुनी तो मैंने बस अपना एक्स्ट्रा गाम मिल्क उसे दे दिया। थोड़ा चाहिए, उसने ठीक से दूध लिया भी नहीं था और स्ट्रॉ लेने वाली थी कि किसी ने उसके हाथ से उसे छीन लिया। स्कारलेट, तुमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या? तुम सच में इसका दिया हुआ कुछ पी लोगी? तुम्हें डर नहीं है कि इसमें जहर होगा? ये इम्पॉसिबल है। स्कारलेट अपने होंठ का कोना मोड़ती है, पर स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। ये इम्पॉसिबल कैसे है? वो मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही जहरीली होती है। जैसे ही वे बात उसके मुंह से निकलती है, वो मिल्क ले लेती है और डिसिप्लिन कमेटी के पास से स्वैग मी कैंपस के अंदर चली जाती है। तुम अभी क्यों आ रहे हो? लेट हो? हाँ, ट्रैफिक खराब था क्या? तुमने अपनी यूनिफॉर्म ले ली? ओह, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे पता है ये कहाँ मिलती है। थैंक्स। क्या कुछ चल रहा है? हे, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तुम पीछे जाओ। लड़की चेन की सांस लेती है और जल्दी से अपनी किताबें उठाकर पीछे चली जाती है। स्कारलेट अपना बैग डेस्क में ठुसती है, मुड़ती है और मुझे घूरते हुए पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे घूरते रहते हो? क्रश आ गया है क्या मुझ पर? मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, विवियन से दूर रहो। वो वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लगती है। स्कारलेट, बस करो। विवियन, मैं उससे बात कर रही हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? विवियन वापस जवाब देने वाली होती है कि पोडियम पर खड़े प्रोफेसर अचानक गुस्से में बोलते हैं, स्कारलेट, ये मत सोचो कि अच्छे ग्रेड्स होने की वजह से तुम्हें मेरी क्लास में जब चाहो तब बोलने का राइट मिल गया है। स्कारलेट प्रोफेसर को देखकर स्माइल करती है। उसके लिए सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। लंच ब्रेक के टाइम विवियन मेरे पास आती है। आओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिफॉर्म लेने चलती हूँ, ठीक है? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। स्कारलेट अपनी डेस्क पर बैठी विवियन का मुझे बुलाना सुन रही थी। उसकी उंगलियां आराम से डेस्क पर टैप कर रही थी। वो हमें जाते हुए घूरती है। ख्यालों में खोई हुई यूनिफॉर्म लेने के बाद हम दोनों कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। रास्ते में स्टूडेंट्स हमें घूरते रहते हैं। उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से भरी थी। आखिर विवियन वही फेमस कोल्ड और अलूफ टॉप स्टूडेंट है जो हमेशा अकेले चलती है। अब उसके बगल में एक अनजान लड़का था। जाहिर है लोग तो देखेंगे ही। हे, तुम्हें क्या लगता है वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट और इस टॉपर लड़की के बीच जरूर कुछ चल रहा है? नथन चुपके से हमें देखता है, फिर वापस अपने खाने को देखने लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद को कूल दिखा रहे हो, है ना? नथन खाना खत्म करता है, अपना कॉलर ठीक करता है, चेहरे पर एक पॉलिश्ड स्माइल लाता है और विवियन की तरफ चलता है। विवियन, ये कौन है? मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा ही। मैं ईथन हूँ, अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ तुमसे मिलकर। अच्छा लगा, मैं नेथन हूँ। लंच के बाद हम तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं। लोगों का घूरना अब और भी तेज हो गया था। नेथन और विवियन सालों से ग्रेड के टॉप 5 में डोमिनेंट रहे हैं। दोनों को एक साथ खड़े देखकर एक अट्रैक्टिव लड़की और हैंडसम लड़का, बहुत से लोग चुपचाप सोचने लगते हैं कि वो एक परफेक्ट मैच होंगे। नेथन विवियन के साथ स्कूल के काम के बारे में बात करता रहता है। विवियन, क्या इस बार हम दोनों दोबारा वेलकम गला होस्ट करें? नथन अपनी मुट्ठी बांधता है, फिर धीरे से उसे रिलैक्स करता है। अभी भी स्माइल करते हुए आगे बोलता है, विवियन, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ, तुमने क्या कहा? नथन बोलने ही वाला था कि नोरा भाग कर आती है और मुझ पर चिल्लाती है, आज सुबह गेट पर तुम स्कारलेट के आगे पीछे घूम रहे थे और अब लंच में तुम विवियन के साथ घूम रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है मेरे भाई? से दूर रहो नोरा, अपने मैनर्स देखो, इतनी रूड मत बनो। अगर हमारा यहाँ वेलकम नहीं है तो हम अभी निकल जाते हैं। इसके साथ ही विवियन अपनी आंखों से इशारा करती है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। जब वो मुड़कर चली जाती है, विवियन, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको नोरा, अपने भाई का हाथ पकड़ती है। वो साफ तौर पर किसी आम लड़के के साथ घूमकर खुद की वैल्यू गिरा रही है। तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? नथन विवियन को जाते हुए देखता है। उसके सीने में एक कड़वा दर्द होने लगता है। जब से वो एक दूसरे को जानते हैं, ये पहली बार है जब उसने किसी लड़के का स्टैंड लिया हो। क्या वो सच में ईथन को पसंद करने लगी है? हर जगह सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? पता चला कि कुछ नहीं बदला है। मैं अभी भी वही हूँ जिसे कोई पसंद नहीं करता। क्या हुआ? ईथन उदास हो, थोड़ी खुली हवा में चलना चाहते हो? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। हम दोनों क्लास से बाहर निकलते हैं, स्कूल की छत पर। देखो, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, चाहे लाइफ कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना लगे, अगर तुम काफी ऊपर खड़े हो तो दूर से सब कुछ छोटा लगता है। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। हवा उसके बालों के साथ आराम से खेल रही थी। मेरा दिमाग वापस उस टाइम चला जाता है जब मैं 11 साल का था, बुली होने वाले दिनों में। पर तब एक बहादुर लड़की मेरी हेल्प करने आई थी। वो पहली बार था जब मैं विवियन से मिला था। उसके बाद हम सबसे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। हम छत पर तब तक रहते हैं जब तक क्लास शुरू होने वाली नहीं होती, फिर एक साथ वापस नीचे आ जाते हैं। क्लास में आते हुए स्कारलेट अपनी सीट पर बैठी थी। वो हमें एक साथ आते देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आती है। जैसे ही मैं बैठता हूँ वो मेरे कान के पास आती है। उसकी आवाज में जलन की झलक थी। अपनी छोटी सी डेट से वापस आ गए, मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हारी आवाज काफी उदास लग रही है? क्या तुम्हारी प्यारी विवियन के साथ झगड़ा हो गया? मैंने ठंडी हंसी हंसी। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? स्कारलेट का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो धीरे से वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है।
स्कूल के बाद मैं अपनी क्लीनिंग ड्यूटी पूरी करता हूँ और जाने वाला आखिरी इंसान हूँ। स्कूल गेट के थोड़ा आगे गुंडों जैसा दिखने वाले बुंडों का एक ग्रुप अचानक मेरा रास्ता रोक लेता है। मेरी धड़कन काफी तेज हो जाती है। मैं कूल दिखने की कोशिश करता हूँ और उनके पास से निकालने की कोशिश करता हूँ, पर वो साफ तौर पर मेरे लिए ही आए थे। वो मुझे एक गाली में घेर लेते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ तुम्हें एक सबक सिखाने आए हैं। दूसरों की लड़कियों के पीछे जाना बंद करो। अचानक एक लड़की की आवाज आती है। यहाँ क्या चल रहा है? स्कारलेट गाली की एंट्रेंस पर सहारा लिए खड़ी थी। एक कंधे पर बैग टंगा था। उसकी ब्लैक जैकेट ऊपर तक जिप की हुई थी। उसका पतला जॉ कॉलर में छुपा था। बहुत टाइम बाद देखा मैं। स्कारलेट, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस एक नासमझ बच्चे को तमीज सिखा रहे हैं। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। सोचता हूँ, क्या इसने ही इन बुंदों को भेजा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दिन में उसे पलटकर जवाब दिया था? मिस स्कारलेट, आप एक स्मार्ट औरत हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। किसी और की प्रॉब्लम को हैंडल करने के पैसे ले रहा हूँ। बस ऐसा दिखावा करें जैसे आपने कुछ नहीं देखा। मेरा एक काम करें और मैं किसी दिन आपको ड्रिंक पिलाऊंगा। रिलैक्स। मैं इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इस सब में अपनी टांग क्यों अड़ाऊंगी? कंटिन्यू करो। मेरा दिल बैठ जाता है। कड़वी निराशा की एक लहर मुझ पर छा जाती है। हे, अब तुम क्या करने वाले हो? लगता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगी? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर तुम्हें पहले एक शर्त माननी होगी। उस अंधेरी गाली में उस लड़की की आंखें चमक रही थी। स्कारलेट, मैं ये करूंगा। वो गाली से बाहर निकलने ही वाली थी कि स्कारलेट वहीं रुक जाती है। उसके पिंक होंठों पर एक ग्रिन आ जाती है। वो अपना बैग जमीन पर फेंकती है, उसके ऊपर अपनी जैकेट फेंकती है और पीछे मुड़ती है। कुछ ही मिनट में गाली में एक के बाद एक चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। मैं दीवार के सहारे खड़ा था। चोट लगी हुई और निशान थे। स्कारलेट की टेस्ट बॉडी को देख रहा था, फास्ट, गुस्से वाली और एकदम एक्यूरेट। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे थे उन सबसे ज्यादा खतरनाक। अचानक इस हलचल में उस ब्लॉन्ड गुंडे ने एक चाकू निकाला और स्कारलेट पर झपटा बिना सोचे मैंने एक बैग उठाया और उस पर फेंक दिया। किस्मत से ब्लेड सिर्फ स्कारलेट की जैकेट के किनारे पर ही लगा। क्या ये पागल जेल जाना चाहता है? वो मुड़कर मुझे देखती है। उसकी नजर मुझे फ्रीज कर देती है और मेरी बॉडी अपने आप टाइट हो जाती है। स्कारलेट मेरे पास आती है। उसकी आवाज में फिक्र की झलक। ठीक है, तुम चोट लगी? मैं उसका हाथ उठाता हूं और उसकी यूनिफॉर्म में फटा हुआ हिस्सा देखता हूं। लड़ाई की वजह से उसका चेहरा लाल था और उस पर हल्के पसीने की चमक थी। स्कारलेट मेरे पास आती है। उसकी आवाज में फिक्र थी। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं उसका हाथ उठाता हूँ। उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म देखता हूँ। उसका चेहरा पसीने की पतली लेयर से चमक रहा था और लाल था। मैं ठीक हूँ, देखो, एक खरोच भी नहीं। मैं जमीन से हम दोनों के बैग्स उठाता हूँ और उसे उस टूटी फूटी गाली से बाहर निकलता हूँ। सड़क पर स्कारलेट और मैं एक साथ चलते हैं। हे, भूलना मत, तुमने वहां मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और पूछता हूँ, ठीक है, बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अभी डिसाइड नहीं किया, जब समझ आएगा तब बता दूंगी। बस इतना याद रखना कि तुम पर मेरा एक उधार है। तभी स्कारलेट के पेट से जोर की आवाज आती है। उसका पूरा चेहरा एक सेकंड में लाल हो जाता है। वो मुझे घूरती है, घबराई हुई और शर्मिंदा थी। क्या देख रहे हो? पहले कभी पेट से आवाज आते नहीं सुनी? क्या फ्यूल के लिए खाना चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, पता है ना? जल्दी करो और मुझे खाना खिलाने ले चलो। पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स चेक करने के बाद भी स्कारलेट किसी से सेटिस्फाई नहीं होती। वो अचानक मुझसे पूछती है, तुम कहाँ से हो? जियांगनन? जियांगनन? तो फिर मेरे लिए कुछ जियांगनन फूड बनाओ। मैंने कभी असली वाला नहीं खाया। मैं थोड़ा सोचता हूँ और हाँ में सर हिलाता हूँ। हम ग्रोसरीज के लिए सुपरमार्केट जाते हैं। स्कारलेट को सब कुछ चाहिए। ये फिश अच्छी लग रही है, इसको ले लो। मुझे वो श्रिम्प भी चाहिए और हर वेजिटेबल में से थोड़ा थोड़ा ले लो। मैं बैग्स का एक पहाड़ उठाए हुए बाहर निकलता हूँ। मेरी जगह वापस आकर मैं खाना बनाने किचन में गायब हो जाता हूँ, जबकि स्कारलेट काउच पर आराम से टीवी देख रही होती है, जैसे ये उसी का घर हो। खाना तैयार है? मैं आवाज लगाता हूँ। स्कारलेट काउच से उठती है और चलकर आती है। मैं कैजुअली पूछता हूँ, तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए? मेरे पास पानी और जूस है क्या? बीयर है? नहीं। स्कारलेट मुंह बनाती है। वो एक चिकन विंग उठाती है और उसको खाती है। ये मीठा क्यों है? कोला चिकन विंग्स मीठे ही होते हैं। जियांगनान का खाना थोड़ा मीठे साइड पर ही होता है। ये सब्जियां इतनी फीकी क्यों है? इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए। तो फिर इसको ट्राई करो, इसमें अच्छे मसाले हैं, टेस्ट है और रिच है। ठीक है, मैं जबरदस्ती खा लेती हूँ। ठीक ही है। शायद आधे घंटे बाद मैं खाली प्लेट से भरी टेबल को घूरता हूँ और मेरे होंठ का कोना फड़फड़ता है। इसको वो जबरदस्ती खाना कहती है। बर्तन धोने के बाद मैं देखता हूँ कि स्कारलेट काउच पर सिकुड़कर गहरी नींद में सो रही है। वो आधी खुद में ही सिमटी हुई थी। कुशन्स में एक छोटी बिल्ली की तरह घुसी हुई थी। मैं याद करता हूँ कि कैसे उसने कुछ देर पहले मुझे बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ाई की थी और मेरे अंदर कुछ फील होता है, स्कारलेट असल में एक अच्छी इंसान है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? स्कारलेट की आंखें अचानक खुलती हैं। मैं पीछे हट जाता हूँ। वो बैठती है, एक आईब्रो ऊपर करती है और मुझे देखती है। मुझे पता है मैं अच्छी दिखती हूँ, पर क्या तुम इतना ऑब्वियस हो सकते हो? मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ और पास ही एक चेयर पर बैठ जाता हूँ। अगर तुम उठ गई हो तो तुम्हें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। तभी एक तेज रिंगटोन बजती है। वो फोन उठाती है और स्पीकर पर डालती है। स्कारलेट, तुम कहाँ हो? अपनी हमेशा वाली जगह पर आओ। वो रेक्स फजूल बकवास कर रहा है। कह रहा है पिछली बार तुमने उसे कुत्ते की तरह मारा था। वो अपने साथ और लोगों को लाया है और बदला चाहता है। तुम आ रही हो या नहीं? स्कारलेट ना बोलने ही वाली होती है, पर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और कुछ बदल जाता है। हाँ, उसे कहो वेट करें, मैं रास्ते में हूँ। वो फोन कटती है, अपनी जैकेट उठाती है और खड़ी होती है। चलो मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। नहीं थैंक्स। ओह, आओ भी। ये सोचकर कि मैंने आज हीरो की तरह तुम्हें बचाया और उन गुंडों को मारा, तुम कम से कम एक राइड के लिए मेरे साथ चल तो सकते हो? ठीक है, कसम से इस वक्त लग रहा है जैसे मेरी हर चीज पर तुम्हारा ही उधार है। टैक्सी काफी दूर चलने के बाद एक खुले मैदान में रुकती है। स्कारलेट, लिली भाग कर आती है। स्कारलेट, मेरी आंखें चमक उठती हैं। ओह, हैंडसम भी यहाँ है। हाँ,
देखा, वो उसको अपने साथ लाई है और फिर भी कहती है कि वो उसको पसंद नहीं करती। ये तो पूरा तमाशा होने वाला है। ओ हाँ स्कारलेट, वो रेक्स यहाँ है। वो अपने साथ पूरी गैंग लाया है जो बाहर एंट्रेंस के पास वेट कर रहे हैं। स्कारलेट, मुझे लगा तुम डर के भाग गई और आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या जेल में टाइम कम पड़ गया? लगता है वहां का खाना काफी अच्छा था जो तुम इतनी जल्दी बाहर आकर ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। अगर तुमने मुझे पिछली बार नहीं फंसाया होता तो क्या मैं वहां होता? अगर मैं सच में तुम्हें फंसाना चाहती तो क्या तुम्हें लगता है तुम सही सलामत बाहर आ पाते? दिमाग काफी अच्छी चीज होती है, पर अफसोस कि तुम्हारे पास है ही नहीं। रेक्स का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी टोन और तेज हो जाती है। स्कारलेट, 1 महीना हो गया है, क्या तुम में 1-on-1 रेस की हिम्मत है? स्कारलेट ऐसे हंसती है जैसे उसने कोई बहुत ही फनी मजाक सुन लिया हो। रेक्स, क्या पुलिस स्टेशन में काफी मजा नहीं आया इस बार? ऑर्थोपेडिक वार्ड में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रूम बुक करना चाहते हो? ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगी। स्कारलेट, हवा में मत उड़ो, देखते हैं आज रात कौन जीतता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस जगह का असली बॉस कौन है। रेक्स फाइनली मुझे स्कारलेट के बगल में खड़ा देखता है। उसकी नजरें मुझ पर रुक जाती हैं और उसके गले से अजीब सी आवाज आती है। स्कारलेट उसका देखना पकड़ लेती है और खुले गुस्से से घूरती है। वो आगे बढ़ती है मुझे कवर करते हुए। क्या देख रहे हो? अपनी गंदी नजरें अपने पास रखो। रेक्स ना चाहते हुए भी अपनी नजर हटाता है। स्कारलेट एक शर्त लगाते हैं, हम रेस करेंगे। अगर तुम हारी तो अपने पीछे खड़े इस खूबसूरत लड़के को मुझे दे देना। अगर मैं हारा तो तुम्हें लेटेस्ट पगानी दूंगा। काफी अच्छी डील है ना? डील डन। पर मैं एक कंडीशन ऐड कर रही हूँ। अगर तुम हारे तो अपनी खटारा गाड़ी लेना और रेसिंग सीन से हमेशा के लिए चले जाना। दोबारा कभी मेरी आंखों के सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है, ठीक है, पर बाद में रोना मत। स्कारलेट, तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम्हें मेरे लिए डिसाइड करने का राइट किसने दिया? प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे एक दाव पर कैसे लगा सकती हो? अगर तुम हार गई तो क्या तुम सच में मुझे उस घाटिया इंसान के साथ जाने दोगी? रिलैक्स, हम दोनों मिलकर उसे जरूर हरा देंगे, हम दोनों। मुझे तो ड्राइव करना भी नहीं आता। पर स्कारलेट बस मुड़ती है मेरी तरफ, हाथ हिलाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, मत जाओ। मैं पूरे कॉलेज रेसिंग सीन में सबसे बेस्ट हूं, मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं अपना सिर घुमाता हूं और उस रेसिंग हेलमेट के अंदर उसकी आंखों में देखता हूं। मुझे स्कारलेट की बड़ी गोल और रिक्वेस्ट करती हुई आंखें दिखती हैं। मेरा दिल पिघल जाता है। मैं अपना सीट बेल्ट वापस लगा लेता हूं। मुझे पता था ईथन सबसे बेस्ट है। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। इंजन की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनकर मैं अपनी पूरी ताकत से सीट पकड़ लेता हूँ। ईथन, क्या तुम्हें पता है मैंने कॉलेज में रेसिंग क्यों चूज की? ट्रैक पर उड़ने वाली ये फीलिंग सब कुछ पीछे छोड़ देती है। ये मुझे सारा दर्द भुला देती है। हवा हर फिक्र उड़ा ले जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करे। गाड़ी किसी तीर की तरह आगे बढ़ती, उसके फोर्स से मैं सीट से चिपक जाता हूँ। दोनों तरफ की सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं। बुल्ली होने और बेइज्जती की वो सारी आवाजें जैसे गायब हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इस ट्रैक पर पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और हवा हैं। दो गाड़ियां एक दूसरे का पागलपन से पीछा करती हैं। मैं अपना सिर घुमाता हूं और स्कारलेट के फोकस चेहरे को देखता हूं। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। ट्रैक पर रेस अपने आखिरी हाफ लैप पर आ जाती है। रेक्स की गाड़ी हमारे ठीक पीछे चिपकी थी। अचानक इंजन से एक बहुत तेज आवाज आती है। स्कारलेट गैस पेडल को पूरा दबा देती है और फिनिश लाइन सबसे पहले क्रॉस कर लेती है। हम अपने हेलमेट्स उतारते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं। रेक्स गुस्से में आग बबूला होकर बाहर आता है। मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए, उसके स्पेक्स कबाड़ हैं, वो मेरे लायक नहीं है। अब डील याद रखना, अपनी खटारा गाड़ी उठाओ और इस रेसिंग सीन से निकल जाओ। दोबारा मेरे आसपास अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? स्कारलेट, तुम में बहुत हिम्मत है। अच्छा होगा तुम दुआ करो कि तुम हमेशा इतनी ही अकड़ में रह सको जब तुम गिरोगी। तो रोते हुए मत आना। चलो चलते हैं, यहाँ की हवा में बदबू है। मैं स्कारलेट के पीछे ट्रैक से बाहर आता हूँ। अभी वाली रेस कैसी थी? तुम्हें डराकर बीमार तो नहीं कर दिया? ठीक था? ट्रैक पर उड़ने की वो फीलिंग सच में सारी दर्द भरी चीजें भुला देती है। तो स्कारलेट, तुम किस बात को लेकर दर्द में हो? किस तरह का दर्द जिसे भुलाने के लिए ऐसी पागलपन वाली स्पीड चाहिए होती है? क्या घूर रहे हो? लेट हो गया है। मैं मेहरबानी करके तुम्हें ड्राइव करके घर छोड़ दूंगी। स्कारलेट, थैंक यू सच में आज मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। ये कुछ नहीं है। तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? और वैसे भी क्या तुमने रेक्स को हराने में मेरी मदद नहीं कि हम एक साथ जीते? पर मैं तो बस पैसेंजर सीट पर बैठा सीट बेल्ट को कसके पकड़े हुए था। मैंने सच में कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि तुम्हारा मेरे पास होना मुझे आराम देता है सच में। तो फिर तुम्हें ठीक से मेरा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं नहीं भूलूंगा। गाड़ी जल्दी से मेरे दरवाजे पर रुकती है। ईथन, कल मिलते हैं। स्कारलेट गाड़ी से बाहर निकलती है और एक उम्मीद भरी नजर से मुझे अंदर जाते हुए देखती है। मैं उसे हाथ हिलाता हूँ, फिर मुड़ता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। अगले दिन स्कूल में स्कारलेट मेरी डेस्क पर ब्रेकफास्ट रखती है। गुड मॉर्निंग ईथन, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। मैं उसकी इतनी खुशी देखता हूँ तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं पहले ही खा चुका हूँ, तुम खाओ। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम इतने पतले हो और सुबह की क्लासेस लंबी होती हैं, बाद में भूख लगेगी तब खा लेना, कोई वेस्ट नहीं करेगा। बेल बजती है। पहला पीरियड फिजिक्स का है। प्रोफेसर ने एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। उनके लेक्चर्स काफी डीपली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। 1 सेकंड का फोकस हटा और तुम पीछे छूट जाओगे। जब क्लास खत्म होती है तो मैं आखिर में नोटिस करता हूँ कि विवियन आज स्कूल नहीं आई। मैं अपना फोन निकालता हूँ और उसे टेक्स्ट करता हूँ, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। विवियन कभी रिप्लाई नहीं करती। पूरी सुबह स्कारलेट अपनी डेस्क पर सिर रखकर सोती रहती है। लंच की बेल बजती है। स्कारलेट उठो, कैंपस के बाहर एक नया हॉट पॉट प्लेस खुला है, उसके रिव्यूज पागल करने वाले हैं, चलो खाने चलते हैं। स्कारलेट, आओ भी। स्कारलेट डेस्क से अपना सिर उठाती है। वो लिली को नींद में देखती है, फिर खड़ी होती है, मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मैं भूख से मार रही हूँ, तुम भी आ रहे हो। स्कारलेट पहले ही कैंपस में बहुत फेमस है और मैं खुद भी काफी अच्छा दिखता हूँ। हम तीनों एक साथ चलते हैं और जल्दी ही कैंपस में सबकी नजरों का सेंटर बन जाते हैं। तभी मैं दूर से एक जानी पहचानी फिगर आते हुए देखता हूँ। ये विवियन है।
उसके सॉफ्ट लंबे बाल उसके कंधों पर गिरे थे। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वो मुझे और मेरे बगल में स्कारलेट को देखती है, फिर जल्दी से नजरें चुरा लेती है और हमारे बगल से निकल जाती है। मेरा दिल कहता है कि विवियन के साथ कुछ हुआ है। तुम लोग आगे जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं स्कारलेट से कहता हूँ और मुड़ने लगता हूँ। रुको, तुम विवियन को ढूंढने जा रहे हो ना? हाँ, तुम दोनों जाकर खाओ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे उसे देखना होगा। अगर तुम अभी उसके पीछे गए तो वापस आकर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुझे घूरती है, एक बार फिर मुझ पर जोर डालने की कोशिश करती है। मैं सोचता हूँ कि स्कारलेट हमेशा से ऐसी ही रही है, हम अगली बार खाएंगे। मैं स्कारलेट की धमकी को इग्नोर करता हूँ, अपनी बात कहता हूँ और विवियन की तरफ चल देता हूँ। स्कारलेट, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बस हम दोनों उस बेवकूफ के बिना मैं सच में ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। मैं जो चाहूँ कह सकती हूँ। विवियन, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? विवियन, हाँ विवियन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये कुछ नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, बस थोड़ा सा बुखार, दवाई लेने के लिए छुट्टी ली थी। मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था। थैंक यू ईथन। मैं उसके चेहरे की राइट साइड पर आई सूजन को घूरता हूँ। वहां एक हल्का सा लाल हाथ का निशान था। जब तक तुम ठीक हो, चलो दोपहर होने वाली है, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। तुम्हारा क्या खाने का मन है? ठीक है। मैं विवियन के सामने खाने की ट्राई रखता हूँ। वो अपना सिर आधा झुकाए चुपचाप खा रही होती है। विवियन, मार्कस के प्रपोजल के बारे में क्या तुमने उस पर सोचा है? जैसे ही विवियन उसके शब्द सुनती है वो ऊपर भी नहीं देखती, पर मैं नोटिस करता हूँ कि उसकी चॉपस्टिक्स की पकड़ अपने आप और टाइट हो जाती है। बच्चे, पिछली बार सबक नहीं सीखा था क्या? ये तुम हो नीथन? तुमने ईथन के साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस उसे रियलिटी दिखाई और उसकी औकात बताई। बस इस वीकेंड मेरी फैमिली एक चैरिटी गाला होस्ट कर रही है, जरूर आना। मैं चाहता हूँ तुम मेरी सबसे खूबसूरत डांस पार्टनर बनो, और रही बात इस गवार की, तो तुम भी आ सकते हो। आखिर तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि बादल कितने ऊपर होते हैं। आओ और देखो एक सच्ची क्लास और तुम जैसे घिरे हुए इंसान में क्या फर्क है। ईथन, तुम उसकी बकवास मत सुनो, वो वैसा ही है, वो पूरी तरह बकवास करता है, वो तुम्हें धमकी दे रहा है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं विवियन, मैं इस वीकेंड तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ईथन, मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहती, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें चोट लग सकती है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अकेले उन भेड़ियों का सामना नहीं करने दे सकता। वो अपना सिर उठाती है और मुझे देखती। उसका घबराया हुआ चेहरा एक छोटी सी थैंक यू वाली स्माइल में बदल जाता है। लंच ब्रेक के बाद स्कारलेट की सीट खाली ही रहती है। मैं उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ, पर कॉल कभी लगता ही नहीं। मैं उसकी फिक्र करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरी काम है। सैटरडे की रात मैं वादे के मुताबिक प्राइवेट क्लब के ओपन एयर बॉलरूम में पहुंचता हूँ, जिस गला की नेथन ने बात की थी। वो चेन फैमिली का एक बिजनेस रिसेप्शन था, जो सिटी के नए टेक अमीर लोगों में से एक हैं। सेंटर में काफी एलिगेंट मिस्टर और मिसेस चेन खड़े थे, जो एक दशक से चैरिटी को लेकर काफी पैशनेट रहे हैं। नाथन और नोरा भी यहाँ हैं। दोनों काफी सज धज कर वाइन ग्लास पकड़े हुए बेशर्मी से पेई सिस्टर्स से चिपक रहे थे। मैं गाला में घूमता हूँ एक छोटी सी नजर घुमाकर, और मुझे एक जानी पहचानी फिगर दिख जाती है। स्कारलेट वहां कैजुअल कपड़ों में बैठी थी, काउच पर आराम से लेटी हुई एक एक करके अंगूर खा रही थी। स्कारलेट, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डांस फ्लोर पर विवियन को देखती है और स्मर्क करती है। मुझे पता था तुम विवियन की वजह से यहाँ चुपके से आए हो, है ना? तुम भी कमाल हो। ईथन उसके पीछे, ऐसी जगह तक आ गए, उसे छोड़ नहीं सकते ना? मैं उसकी बातों की सार्केज्म को इग्नोर करता हूँ और पूछता हूँ, मैंने जो तुम्हें मैसेजेस भेजे थे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे लिए परेशान था, मैं क्यों रिप्लाई करूँ? मेरा मन नहीं किया क्या? हम दोस्त नहीं है? ओह, दोस्त तो किस तरह के दोस्त? सच में सिर्फ आम दोस्त या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? मैं जवाब देने ही वाला था कि विवियन चलकर आती है। ईथन, तुम आ गए, मैं ढूंढ रही थी हर जगह तुम्हारे लिए। वाह वाह प्रिंसेस विवियन, क्या अपने अगले ऑप्शन के लिए शॉपिंग कर रही हो क्या? सॉन्ग फैमिली या जाओ फैमिली या वांग फैमिली के पीछे भागने वाली हो? इतनी सारी चॉइसेस के साथ क्या तुम्हारी आंखें ठीक से देख भी पा रही हैं? खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। क्या तुम किसी नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकती? तुम हमेशा ऐसी क्यों होती हो? तभी नथन और नोरा वहां आते हैं। नोरा एक मजाकिया हंसी के साथ मेरी तरफ देखती है। नाथन, ये सच में यहाँ आ गया? स्कूल में हमें देखना एक बड़ी बात है। हम तुम्हारी औकात से बहुत बाहर हैं। तुम आखिर हो क्या? किसी शिपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय? तुमने ये नकली सूट कहाँ से लिया? किसी सड़क के स्टॉल से? क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस ब्रांड की कॉपी है? नाथन, बस करो विवियन, तुम भी इसको क्यों बचा रही हो? मैं बस इसको सच्चाई का सामना करने और इसकी औकात बताने में मदद कर रहा हूँ। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं कौन हूँ और मेरा स्टेटस क्या है, ये जज करने वाले तुम कोई नहीं हो। कम से कम अपनी औकात साबित करने के लिए मुझे दूसरों को नीचा दिखाने या किसी के इशारों पर नाचने की जरूरत नहीं है। देखो, वो एनजॉन्ग कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट है। ओ माय गॉड, अफवाहें सच हैं, वो सच में एक औरत है। वो अचानक यहाँ क्यों आएगी? नाथन और नोरा एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, फिर भीड़ में घुस जाते हैं। विवियन मेरी तरफ घूमती है, उसके चेहरे पर पूरी तरह कंफ्यूजन था। भीड़ हम तीनों के थोड़ा पास आ जाती है। एक मिडिल एज्ड औरत भीड़ से बाहर आती है, सीधा मेरी तरफ चलती है, रुकती है और कहती है, तो ये तुम्हारे नए स्कूल के दोस्त हैं? लगता है तुम्हारी नई स्कूल लाइफ काफी कलरफुल है। वो घूमती है और चली जाती है मेरे पीछे। मार्कस, विवियन, नाथन, नोरा और बिजनेस लोगों की भीड़ मुझे घूरती है। सबके अपने अपने ख्याल थे, मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका। नाथन को सोचना चाहिए था कि अगर सच में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं होता तो मैं हवा में से कैसे इतनी फियर्सली कॉम्पिटिटिव शांगजो एकेडमी में ट्रांसफर ले लेता। मेरे पेरेंट्स कभी ए सिटी के बिजनेस वर्ल्ड की शान हुआ करते थे। मेरे 4 साल का होने से पहले मेरी लाइफ में प्यार और केयर के अलावा कुछ नहीं था, पर एक कार एक्सीडेंट ने मेरे पापा की जान ले ली। उसके बाद मेरी माँ अकेली सी पड़ गई। उसने अपना सब कुछ मेरे पापा के बिजनेस में लगा दिया। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं खुद ही फैमिली एस्टेट से बाहर निकल गया, अकेला रहने लगा। मेरी लाइफ में उनका होना वैसे भी बस नाम का ही रह गया था।
मेरी माँ के जाने के बाद चैन फैमिली उत्साह से मेरे पास आती है। विवियन को मेरी तरफ ढकेलती है। यंग मास्टर ईथन, तुम और हमारी विवियन स्कूल में सबसे क्लोज फ्रेंड्स हो। तुम्हारे पास हमसे मिलने आने का टाइम कब है? बिजनेस की दुनिया ऐसी ही है, हवा एक पेज पलटने से भी तेज बदलती है। कुछ देर पहले ही वो नाथन को इग्नोर करके मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे आसपास जमा होते हैं मुझे थोड़ी हवा खाने के लिए, बालकनी में खिसकने का मौका मिल जाता है। तुम यहाँ बाहर चुपके से क्यों आए? क्या यंग मास्टर ईथन को राजकुमारों जैसा ट्रीट होना अच्छा नहीं लगता, जहाँ सब उनके पीछे पड़े हों? सच कहूं तो नहीं। और तुम भी यहाँ बाहर क्यों हो? अंदर के लोग सबसे घटिया किस्म के फेक हैं। ऊपर वालों के जूते चटना और नीचे वालों को लात मारना एक ही साड़ी हुई जगह में मुझे घिन आती है। मुझे माफ करना स्कारलेट, उस दिन मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था विवियन। और मैं दरअसल काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है। उसको उस हालात में देखकर मैं बस इग्नोर नहीं कर सका। ओ तो एंजोंग कॉर्पोरेशन और पीईआई फैमिली बहुत पहले से एक दूसरे के साथ हैं। स्टेटस में एक परफेक्ट मैच, सबसे बेहतरीन पावर कपलिंग। क्या तुम बस नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकती? तुम हमेशा इतने कांते क्यों चुभोती हो? और जब मैं पहली बार विवियन को जानता था, उसका लास्ट नेम पीईआई था ही नहीं। उसको पीईआई फैमिली ने तब अडॉप्ट किया जब वो बड़ी हो गई थी। मेरी बातें सुनकर स्कारलेट की आंखें एक पल के लिए ब्लैंक हो जाती हैं। विवियन को अडॉप्ट किया गया था। पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेले ही हॉट पॉट खाना पड़ा। तो बताओ तुम उसकी कमी कैसे पूरी करोगे? मैं उसकी सीधी नजरों का सामना करता हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? इस गला का खाना एकदम बकवास है, सब दिखावे का कचरा। चलो यंग मास्टर ईथन, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ सच में अच्छा खाना मिलता हो। हे रुको विवियन, अभी भी अंदर है। हम बस ऐसे ही चले जाएंगे, रिलैक्स। अब पूरी दुनिया जानती है कि विवियन तुम्हारी प्रोटेक्शन में है। वो मौका परस्त लोग उसकी चपलूसी करने में बिजी होंगे। अब यूज परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? चलो चलते हैं। उस रात एक बारबेक्यू स्टैंड पर स्कारलेट और मैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हे, अगर तुम एंजोंग कॉर्पोरेशन के वारिस हो, उस औरत के बेटे हो, तो तुम उस टूटे फूटे छोटे से अपार्टमेंट में अकेले क्यों रहते हो? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं ही वारिस हूँ? वैसे भी किसने कहा कि पैसे होने का मतलब है कि तुम्हें किसी महल में रहना चाहिए, महंगी गाड़ियां चलानी चाहिए और रोज स्पॉटलाइट में जीना चाहिए? सवाल से मत बच्चों। तो सच में तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑड्रे के साथ क्या रिश्ता है? माँ बेटा रिश्तेदार, वो सच में मेरी माँ है। पर जब से मेरे पापा गुजरे वो बदल गई। उन्होंने उस नाम के बिजनेस को अपना सब कुछ दे दिया, खुद को भी। और रही बात मेरी, मैं दुखी होकर अपना सर नीचे कर लेता हूँ। स्कारलेट मेरी कहानी से एक गहरा कनेक्शन फील करती है। मुझे देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, अपने अल्फाज रोके हुए थी। क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? कि पहली बार क्या वो स्कूल में नहीं था? पहली बार तुमने मुझे फूड स्ट्रीट पर बारबेक्यू खाते हुए देखा था और फिर तुम भाग कर आई और अचानक मुझे किस कर लिया। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरे कान के सिरे लाल हो जाते हैं। वो मेरी तरफ एक चतुर नटखट मुस्कान के साथ देखती है। तो चलो एक साथ रहते हैं। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। एक बहुत ही अच्छा खाना कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाता है। मंडे की सुबह मैं क्लास में जल्दी पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर कदम रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी डेस्क पर एक बहुत अच्छे से पैक किया हुआ सैंडविच, दूध की एक बोतल और एक परफेक्ट शेप का फ्राइड एग रखा हुआ था। मैं उस पूरे खाने को घूरता हूँ। मेरे क्लासमेट्स जलन के साथ देखते हैं। ईथन, तुम आ गए। मुझे टेंशन थी कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले आई। देख लो तुम्हें क्या पसंद है। तभी स्कारलेट दरवाजे से अंदर आती है। ईथन, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, सब कुछ एकदम नया और गर्म है। गर्म गर्म खा लो। आधी बात में ही वो मेरी डेस्क पर पहले से रखा ब्रेकफास्ट और पैकिंग के लेबल्स देख लेती है। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक आती है। विवियन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारी खुद की डेस्क पर क्यों नहीं है? ये ईथन की डेस्क पर क्यों है? अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रही हो। मैंने ईथन के लिए ब्रेकफास्ट खरीदा है, वो खाएं या ना खाएं ये उसकी चॉइस है। और रही तुम्हारी बात, तुम्हें वो अपने लिए रखना चाहिए जो तुम लाई हो। ईथन को तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, उसे मेरा चाहिए। क्या ऐसा है ईथन? तुम सच में वो नहीं चाहते जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया? सच कहूं तो मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। मेरा पेट पूरी तरह भरा है। ये तुम दोनों खा सकती हो, इन्हें वेस्ट मत होने दो। शुक्र है बेल ठीक वक्त पर बच जाती है, जो मुझे इस मुसीबत से बचा लेती है। पर मैं बस थोड़ी देर तक ही बच सकता हूँ। ईथन, हम पिछली बार हॉटपॉट नहीं खा पाए थे, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। और हम डेफिनेटली लंच में उसकी कमी पूरी करेंगे। विवियन जल्दी से अपना सर घुमाती और बहस करती है। ईथन पहले ही मेरे साथ लंच करने के लिए मान गया है। जाओ अकेले हॉटपॉट खाओ। मैं इन दोनों को पीछे हटने से माना करते देखता हूँ और वहां बस एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ खड़ा रह सकता हूँ। आखिर में हम तीनों कैंपस में एक साथ चलते हैं। स्कारलेट मेरे लेफ्ट में, विवियन मेरे राइट में। डैम, इस लड़के का चक्कर क्या है? दो बहुत सुंदर लड़कियां, दोनों इसके लिए लड़ रही हैं। मेरा मतलब है उसको देखो, वो सच में काफी हैंडसम है और उसका ऑरा भी बढ़िया है। क्या तुम लोगों ने सुना ईथन का अपेरेंटली फेमस एंजोंग कॉर्पोरेशन से कोई कनेक्शन है? कोई ताज्जुब की बात नहीं, बस उसको देखो, वो किसी आम इंसान की तरह नहीं दिखता। उस तरह की एलिगेंस तो पैदाइशी ही आती है। पूरे रास्ते कैंपस मेरे बारे में खुसार फुसार से गूंजता रहता है। गला के बाद से मेरा बहुत सारा मजाक उड़ना बंद हो गया और उसकी जगह क्यूरियोसिटी और चपलूसी ने ले ली। स्कारलेट मेरे बगल में विवियन को घूरती है। एक कबाब में हड्डी जो दिन के उजाले में सूरज से भी ज्यादा चमक रही है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कब उसकी जरूरत नहीं है। विवियन स्कारलेट को देखती है, उसकी आंखों में नफरत की झलक थी। यहाँ कबाब में हड्डी कौन है? ये अभी तक डिबेट का टॉपिक है। हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट के एंट्रेंस तक पूरे रास्ते चलते हैं। ये दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था।
अंदर हम तीनों हॉटपॉट के आसपास बैठ जाते हैं। एक एक साइड पर विवियन ध्यान से पका हुआ लाम्ब मेरे बोल में रखती है। ईथन और खाओ, तुम बहुत पतले हो। क्या इसके हाथ नहीं है या क्या क्या इसे सच में तुम्हारे खिलाने की जरूरत है? विवियन पूरी तरह से स्कारलेट को इग्नोर करती है और मेरे बोल में खाना डालती रहती है। स्कारलेट अपनी जुबान से आवाज करती है, फिर आगे बढ़ती है और वो खाना छीन लेती है जो विवियन ने अभी मेरे बोल में डाला था और उसे अपने बोल में डाल लेती है। वो ये करती है और विवियन को भड़काने वाली नजर से देखती है। उसके लिए थैंक्स। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या ये मीट ओवर कुक था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नाथन और नोरा अंदर आते हैं। नाथन देखो, विवियन भी यहाँ है। हम तीनों पीछे घूमते हैं और उनसे सीधा आई कांटेक्ट करते हैं। नाथन एक मुस्कान के साथ चलकर आता है। विवियन, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हॉटपॉट के लिए आई हो। ईथन, तुम भी यहाँ हो। प्रेसिडेंट ऑड्रे को मेरा सलाम देना। स्कारलेट उसको देखती है और मजाक उड़ाती है किसी से। तुम्हें भी पिटवा दे और उसको बहुत अच्छा लगेगा क्या? नाथन उस चीज का मजा चाखना चाहता है। नाथन को दिखता है कि कोई उससे बात नहीं करना चाहता, पर वो अपना संतुलन बनाए रखता है। मिस स्कारलेट हमेशा की तरह मजाकिया खेर, अपना खाना एंजॉय करें, मैं दाखिल नहीं दूंगा। वो नोरा को पकड़ता है और निकल जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर नोरा कंप्लेन करती है, नाथन हम क्यों जा रहे हैं? मैं बरसों से इस जगह पर खाना खाना चाहती थी। हमें आखिर लाइन में जगह मिल ही गई थी। हम उनसे क्यों डरें? खाना, तुम बस इसके बारे में सोचती हो। क्या तुम देख नहीं सकती कि उनको लगता है हम उनके टाइम के लायक भी नहीं है? ईथन, स्कारलेट और विवियन, तुम सब बस वेट करो। एक दिन मैं उनसे इस घमंड की कीमत वसूल करूंगा वापस। अंदर विवियन अपने चेहरे पर फिकर के साथ कहती है, ईथन, नाथन हर दुश्मनी याद रखता है। वो अनप्रिडिक्टेबल है और कभी किसी चीज को जाने नहीं देता। गला ने उसे बहुत बुरा बेइज्जत किया है। वो इस बात को जरूर नहीं भूलेगा। मुझे डर है कि वो तुम्हारे पीछे आएगा। स्कारलेट उसे देखती है बिना किसी परवाह के। उसको कोशिश करने दो। मैं देखना चाहूंगी कि नाथन जैसा मामूली इंसान किस तरह की लहरें पैदा कर सकता है। वो बस एक कुत्ता है जो चैन फैमिली की टेबल के बचे हुए टुकड़े खाता है। एक कोने का कुत्ता भी बस थोड़ा ही भौंक सकता है। विवियन स्कारलेट को देखती है, तुम्हारे आसपास पहले ही लोगों और प्रॉब्लम्स की लाइन लगी हुई है। अगर उसको कोई मूव चलना भी है तो उस नंबर लेना पड़ेगा। ईथन, मेरी बात सुनो, तुम्हें वापस ऑड्रे के घर चले जाना चाहिए, या कम से कम फैमिली एस्टेट में। कम से कम वहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए बॉडीगार्ड्स और स्टाफ तो होंगे। ये ज्यादा सेफ है। या हो अगर तुम फर्स्ट उस गाली वाले हार्ट से जैसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ। स्कारलेट परेशान होकर बीच में बोलती है, उस बर्फाइले ठंडे एस्टेट में वापस क्यों जाना? डर डर कर जीने के लिए वो आराम से मेरे साथ रह सकता है। मेरा घर बड़ा है, सिक्योरिटी भी बढ़िया है नाथन, और उसकी फजूल क्रू 10 और भेज दो और मैं तब भी उन सबको संभाल लूंगी। कोई तुम पर उंगली तक नहीं उठाएगा। मैं अपना सर नीचे करता हूँ। इस बारे में सोचते हुए मुझे पता है स्कारलेट की बात में दम है। अगर नाथन एक बार मेरे पीछे आ सकता है तो वो 2 बार 3 बार आ सकता है। मैं हमेशा स्कारलेट के साथ नहीं रह सकता। नथान के आने की वजह से घर का सफर भारी हो जाता है। यहाँ तक कि स्कारलेट और विवियन भी लड़ना बंद कर देती हैं। उस रात मैं काउच पर बैठता हूँ, काफी देर तक सोचता हूँ। आखिर में मैं अपने फोन पर नंबर डायल करता हूँ। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। काफी देर बेल बजने के बाद एक औरत की आवाज आती है, हेलो मॉम, मैं हूँ ईथन। ओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी बिजी हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए फैमिली एस्टेट में रुक जाऊं, क्या ये ठीक रहेगा? मैं इस वक्त बी सिटी में एक बिजनेस ट्रिप पर हूं। तुम्हारे अंकल जियांग को भी कुछ चीजों को हैंडल करना है। इन दिनों एस्टेट में कोई नहीं है। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो वापस आने की तकलीफ मत करो। तुम बस रास्ते में रुकावट बनोगे। मैं दूसरी तरफ से आती उस ठंडी आवाज को सुनता हूँ। मेरे सीने में एक कड़वा दर्द बैठ जाता है। मैं फोन काट देता हूँ। मैं अपने बगल में रखी फैमिली फोटो और फोटो एल्बम को देखता हूँ और लंबी सांस लेता हूँ। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। ये स्कारलेट का था। कल दोपहर लिली की रेस है। ईथन, क्या तुम मेरे साथ देखने आओगे? मैं चैट स्क्रीन को देखता हूँ और स्माइल किए बिना नहीं रह पाता। स्कारलेट की बातों को हमेशा माना नहीं किया जा सकता। मैं टाइप करके भेजता हूँ, हाँ जरूर, रेस ट्रैक पर। लिली एक शानदार रेसिंग सूट में तैयार थी। वो दूर से मुझे और स्कारलेट को देख लेती है और हाथ हिलाकर हमें बुलाती है। तुम आखिर आ ही गए। आओ मैं तुम्हें ब्लैकआउट दिखाती हूँ। यहाँ आओ स्कारलेट। हे, हैंडसम भी मुझे चीयर करने आया है। स्कारलेट, बस मुझे वहां देखना। आज मैं और मेरी गाड़ी एक है। मैं गारंटी देती हूँ कि ब्लैकआउट और मैं सबको हरा देंगे और चैंपियनशिप जीतेंगे। वो अपने हाथ उस चमकती हुई डार्क काली रेस कार पर फर्टी है। मैं उसकी नजर का पीछा करता हूँ। मुझे पता है कि ब्लैकआउट स्कारलेट की सबसे खास गाड़ियों में से एक है, तभी वो मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी। ये रेस साफ तौर पर उसके लिए बहुत मायने रखती है। ये सर्किट में लिली की प्रूविंग रेस है और ब्लैकआउट की वापसी है। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करती, बस दुआ करती हूँ कि वो सही सलामत फिनिश करें। अगर वो क्राउड को चौंका दें तो और भी अच्छा है। मैं उसे देखता हूँ, वो करेंगी ब्लैकआउट और लिली तुम्हें निराश नहीं करेंगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ए सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई रेस थोड़ी देर में शुरू होती है। लिली ब्लैकआउट में तेजी से निकाल पड़ती है। रेस के पहले हाफ में वो लगातार तीसरी पोजीशन बनाए रखती है। आखिरी लैप जल्दी आता है। लिली रेस देती है। वो सेकंड प्लेस को पीछे छोड़ देती है। स्कारलेट और मैं एक्साइटमेंट से चिल्लाते हैं, हाँ उसने उसको पीछे छोड़ दिया, उसने उसको पीछे छोड़ दिया। वो फर्स्ट आने वाली है, बस थोड़ा सा बाकी है। वो फर्स्ट आने वाली है। ब्लैकआउट कर्व घूमती है। ऐसा लगता है जैसे अगले ही सेकंड वो लीडर को पीछे छोड़ देगी। तभी गाड़ी बेकाबू होकर ट्रैक के बाहर की तरफ मुड़ती है। एक कान फाड़ देने वाले क्रैश के साथ ब्लैकआउट का राइट साइड ट्रैक के बैरियर से टकराता है। गाड़ी से काला धुआं निकालने लगता है। लाल आग की लैपटें आधे हिस्से को निकाल लेती हैं।
एक सेकंड में बॉडी लिली। हम लिली की तरफ भागते हैं जिसकी जान खतरे में थी। हॉस्पिटल के बाहर स्कारलेट और मैं इमरजेंसी रूम के बाहर घबराहट में वेट करते हैं। क्रैश के बाद गराज मैनेजर ली हमें बताता है, मिस स्कारलेट, मिस्टर ईथन एक्सीडेंट से 2 दिन पहले एसयू फैमिली का वो लड़का रेक्स गराज आया था। उसने कहा वो अपनी कोई छूटी हुई चीज लेने आया है, पर वो ब्लैकआउट के मेंटेनेंस एरिया के आसपास 1 घंटे से ज्यादा घूमता रहा। इससे पहले कि वो गया वो कैमरास का ब्लाइंड स्पॉट था। नहीं पता उसने वहां क्या किया। ली की बातें सुनकर स्कारलेट की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है रेक्स, बस तुम वेट करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्जरी के बाद लिली को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जाता है। उसके राइट लेग और राइट आर्म दोनों पर टेम्पररी स्प्लिंट्स लगे हुए थे। हालांकि क्रैश से कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, पर उसके हाथ और पैर पर साफ चोट के निशान थे। उसको ठीक होने के लिए रेस्ट चाहिए। स्कारलेट और मेन लिली को देखते हैं जो सर्जरी के बाद अभी भी बेहोश थी। स्कारलेट गिल्ट के साथ कहती है, रेक्स का असली टारगेट मैं थी, मैं। उसके कंधे पर अपना हाथ रखता हूं और उसे तसल्ली देता हूं, वो इसकी कीमत चुकाएगा। अ सिटी बिजनेस न्यूज चैनल को हर लोकल कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा देखती है। ये हमेशा लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करता है इस खास दिन पर। स्कारलेट, तुम्हें सच में मेरा इतना अच्छा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्कारलेट अपनी आंखें घुमाती है और लिली के मुंह में एक अंगूर डाल देती है। खाना भी तुम्हें चुप नहीं करा सकता। हम दोनों एक ही वरी की एक पड़ी ऊपर टीवी देखते हैं और एक समझदारी वाली स्माइल शेयर करते हैं। न्यूज एंकर की आवाज आती है, ए सिटी से ब्रेकिंग फाइनेंशियल न्यूज। एसयू कॉर्पोरेशन के ई वारिस रेक्स को कल रात पुलिस ने एक 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में घेर लिया था। कैमरा रेक्स पर जाता है जो घबराकर कैमरस से बचने की कोशिश कर रहा था। अथॉरिटीज के मुताबिक एक गहरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एसयू कॉर्पोरेशन ने पिछले कुछ सालों में कई सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू रातों रात खत्म हो गई। गुस्से में इन्वेस्टर्स एसयू कॉर्पोरेशन के ई हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो गए हैं। लिली बड़ी आंखों से टीवी देखती है। अंगूर अभी भी उसके मुंह में था और वो उसको चबाना भूल चुकी थी। ओह माय गॉड स्कारलेट, तुम सच में कुछ और ही हो। ये बहुत तेज और ब्रूटल था। रेक्स वो घटिया इंसान, वो यही डिजर्व करता है लोगों को हर्ट करने का। उसको यही अंजाम मिलना था। स्कारलेट प्राइड के साथ स्माइल करती है। पता होना चाहिए तुम किससे पंगा ले रहे हो। मेरे किसी भी अपने को हाथ लगाओ तो यही होता है। रेक्स सालों से गंदे काम कर रहा था। उसका हिसाब किताब बहुत पहले ही होना था, पर ये इतनी जल्दी अंजोंग कॉर्पोरेशन की वजह से हुआ, जिन्होंने की एविडेंस दिए और टेज एक्शन लिया। थैंक यू ईथन, इसकी कोई जरूरत नहीं। सू कॉर्पोरेशन ने बिजनेस में कभी रहम नहीं दिखाया। उन्होंने ये खुद अपने ऊपर लाया है। मुझे वो दिन याद है, मैंने सू कॉर्पोरेशन के क्राइम्स के सारे एविडेंस दे दिए थे। स्कारलेट ने मुझे एक लंबी और मीनिंगफुल नजर से देखा। उसकी आंखों में एडमिरेशन और खामोश अप्रूवल था। उसने बस हामी भरी और डॉक्यूमेंट पर अपने साइन कर दिए। लिली हम दोनों को क्यूरियोसिटी से देखती है। हे, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम लोग कहाँ तक पहुंच गए हो? अपने अंगूर खाओ। तभी मेरा फोन बजता है। विवियन का फोन था मेरे पीछे। मुझे लिली की आवाज सुनाई देती है, स्कारलेट मैं इंजर्ड हूँ और तुम अभी भी मुझे मार रही हो। ओह, मैं हॉस्पिटल रूम से बाहर आता हूँ। हेलो विवियन, उसकी सॉफ्ट और प्यारी आवाज आती है। ईथन, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं कल वापस आऊंगा। क्यों? मुझे तुमसे मिलकर कुछ बताना है। तुम्हारे वापस आने तक का वेट करती हूँ। मैं हाँ बोलने ही वाला था कि स्कारलेट रूम से बाहर आती है। वो मेरा फोन छीनती है, कॉलर को देखती है और बिना कुछ बोले फोन काट देती है। उसने तुमसे क्या कहा? क्या वो तुम्हें फिर से चुराने की कोशिश कर रही है? ओ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओ, सच में कुछ नहीं। तो तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे थे और चुपके से बाहर आकर कॉल क्यों लिया? जल्दी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहीं पार कर दूंगी। तुम यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, तो तुम एक्चुअली चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? तुम बस बोलने में शर्मा रहे हो। ये ध्यान में रखते हुए कि हम पब्लिक प्लेस में हैं, मैं उसे आराम से पीछे हटाता हूँ। विवियन ने कहा, वो उसके पास बोलने को और क्या हो सकता है? नेथन के पीछे भागना खत्म हो गया और अब तुम्हारे पीछे पड़ गई। पीई फैमिली का सबसे बड़ा बिजनेस एक दामाद ढूंढना है, ऐसा नहीं है आखिरकार? विवियन पीई फैमिली की सागी बेटी नहीं है। उसकी अपनी अलग स्ट्रगल्स हैं, सब के सब एक ही सड़ी हुई जगह से हैं। अगली सुबह क्लास में मैं विवियन को देखता हूँ और पूछता हूँ, विवियन क्या चल रहा है? तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? दोपहर को छत पर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उसको हाँ में सिर हिलाता हूँ। मैं तिरछी नजर से देखता हूँ कि स्कारलेट हमें ध्यान से घूर रही थी। दोपहर में स्कूल की छत पर विवियन रेलिंग के पास खड़ी थी। हवा उसके लंबे बालों के साथ खेल रही थी। विवियन, ईथन तुम आ गए। वो शर्माते हुए थोड़ी घबरा रही थी। मुझे आज तुमसे कुछ पूछना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। मैं उसको शौक में घूरता हूँ। नाटक गला के बाद मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझ पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैं उनकी सागी बेटी नहीं हूँ। सालों से मुझे नेथन जैसे लोगों से मिलने के लिए फोर्स किया गया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए नाटक करो। अगर वो देखेंगे कि मैं पहले से किसी के साथ हूँ तो शायद वो मुझे फोर्स करना बंद कर दें। क्या ये ठीक रहेगा? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं पूरी तरह से समझती हूँ। विवियन उदास होकर अपना सिर झुका लेती है। मैं उसको देखता हूँ और सोफी के बारे में सोचता हूँ। वो लड़की जो कभी मुझे बचाने के लिए मेरे आगे खड़ी थी। मैं करूंगा, पर हम एक्चुअली डेट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ये पता है? थैंक यू ईथन, मैं समझती हूँ। हम दोनों एक के बाद एक सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। स्कारलेट हॉलवे में थी। ईथन तुम वापस आ गए। विवियन उसको देखती है और जानबूझकर मेरे पास आती है। स्कारलेट को देखते हुए, तुम भी स्कारलेट। विवियन की हरकत को देखती है और कंफ्यूज लगती है। अ सिटी यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर लड़का ईथन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा नहीं, रुको, उसको मत समझाओ। उसके गुस्से के हिसाब से अगर उसको पता चल गया कि ये फेक है
तो वो पक्का इसको सब जगह फैला देगी। अगर ये मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स तक पहुंच गया तो वो मुझ पर फिर से प्रेशर डालने लगेंगे और जो भी हमने अभी डिस्कस किया सब बेकार हो जाएगा। विवियन की बातें सुनकर मैं अपने होंठ दबा लेता हूँ और आखिर में मैं इससे इनकार नहीं करता। ईथन, क्या तुम सच में इसके साथ हो? स्कारलेट हमें इतना पास खड़े हुए घूरती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो मुझे एक टूटे हुए दिल वाली नजर से देखती है, फिर मुड़ती है और चली जाती है। मेरे सीने में एक भारी दर्द भर जाता है। स्कारलेट, ईथन, इस वीकेंड मेरे घर आना मत भूलना। अगर हम एक शो कर रहे हैं तो इसे ठीक से करेंगे। विवियन मेरे पीछे से चिल्लाती है। उस दोपहर स्कारलेट क्लास से चली जाती है। मैं उसको कई बार कॉल करता हूँ, कोई आंसर नहीं आता। मेरे मैसेजेस रीड दिखाते पर कोई रिप्लाई नहीं आता। स्कारलेट एक बार फिर मेरी लाइफ से गायब हो जाती है। वीकेंड आ जाता है। मैं वादे के मुताबिक विवियन के घर पहुंचता हूँ। उसका घर एक अलग विल्ला है। मार्कस और डायना दूर पर मेरा वेलकम करने के लिए खड़े थे। यंग मास्टर ईथन, आपका स्वागत है। प्लीज मुझे बस ईथन बुलाएं हमारी। विवियन बताती है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, कितना अच्छा कनेक्शन है। ईथन, मैंने सुना है तुम फैमिली होम में नहीं रहते, तुम अकेले रहते हो। हाँ, एक जवान लड़के के हिसाब से काफी मैच्योरिटी है। मेरे अकेले रहने की बात विवियन को भी नहीं पता। मैं अपने सामने खड़े आदमी को ठीक से एनालाइज किए बिना नहीं रह पाता। मेरी माँ काम में बिजी है। यंग मास्टर ईथन, प्लीज इन्हें ट्राई करें, ये मैंने खुद बनाए हैं। ट्रीना, तुम भी कुछ ट्राई करो, अपने आप को देखो। मुझे पता है विवियन। ट्रीना का इरादा अच्छा है। डायना विवियन के हाथ पर टैप करती है और डेजर्ट ट्रे मेरी तरफ ढकेलती है। ईथन, शर्माओ मत, खा लो। विवियन, तुम थोड़ा खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। डायना और ट्रीना के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। विवियन मुझे थैंक यू वाली नजर से देखती है। ठीक है, अब जब सब यहाँ हैं तो काम की बात पर आते हैं ईथन, क्योंकि तुम दोनों साफ तौर पर एक दूसरे को पसंद करते हो। अच्छा होगा कि चीजों को जल्दी फाइनल कर लिया जाए। सर, मैं एग्जैक्टली यही डिस्कस करना चाहता था विवियन, और मैंने इस पर बात की है। हमारा प्लान ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का है। शादियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए अब्रॉड में पढ़ाई में सेट होने तक वेट करने में कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद हम सेरेमनी कर सकते हैं। ये मेरी माँ की भी विश है। उनका मानना है कि जवान लोगों को पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। ओह ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंट ऑड्रे का सजेशन है तो हम इसी के साथ जाएंगे, जैसा तुम कहो। डायना और ट्रीना अभी भी खुश नहीं लग रही थी, पर कुछ और बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। विवियन चुपचाप चैन की सांस लेती है और चुपके से मुझे थैंक यू वाली नजर से देखती है। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ, पर मेरा दिमाग पूरी तरह से स्कारलेट की लाल आंखों के साथ पलट कर जाने वाली इमेज से भरा हुआ था। ये मेरे सीने में एक पतली सुई की तरह चुभता है। ये फेक विजिट आखिरकार खत्म होती है। जैसे ही मैं विला से बाहर आता हूँ, मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और स्कारलेट को कॉल करता हूँ। वही ठंडी रिकॉर्डिंग बजती है। आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है। मैं फोन को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मेरी नकल्स सफेद पड़ जाती हैं। उसके गाये हुए ये तीसरा दिन है और ये पहली बार है जब मैं इतना पैनिक फील कर रहा हूं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उस वाइल्ड और गुस्से वाले भेस के पीछे वो सारे कांते उसकी ठंडी फैमिली की वजह से हैं। मैं उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक हूं जो कभी उसके दिल तक पहुंच पाया, और फिर भी विवियन की मदद करने के लिए मैंने अपने ही हाथों से उसे वापस अंधेरे में ढकेल दिया। मैं उसके अपार्टमेंट के उस जाने पहचाने रास्ते पर चलता हूं और आराम से नॉक करता हूं। स्कारलेट, मैं हूं ईथन। स्कारलेट, मुझे पता है तो तुम मुझे सुन सकती हो। विवियन और मैं सच में एक साथ नहीं है। ये सब फेक है। ये सिर्फ उसकी फैमिली से डील करने में उसकी मदद करने के लिए था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। दरवाजा खुलता है। स्कारलेट दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थी। उनके नीचे भरी डार्क सर्कल्स थे। उसने वेट लूज किया है और साफ पतली लग रही थी। मेरा दिल जोर से बैठ जाता है। ये फेक था तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं समझाया ईथन? मुझे लगा तुम बाकी सबसे अलग हो। मेरे बड़े होने के दौरान किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। मेरे पापा सिर्फ मेरी स्टेप मदर की सुनते हैं। वो औरत विवियन को एक खजाने की तरह ट्रीट करती है और मुझे एक बची हुई फालतू चीज की तरह ट्रीट करती है। फिर स्कूल में मैं तुमसे मिली, सिर्फ तुमने मुझे कभी नीचा नहीं समझा, कभी मुझे खुद से दूर नहीं किया। मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ और आराम से उसके आंसू पूंछता हूँ। मेरी उंगलियां उसकी गम स्किन को छूटी हैं। मेरी आवाज सॉफ्ट पर फर्म थी। आई एम सॉरी स्कारलेट, मैं गलत था। विवियन मेरी बचपन की दोस्त है। उसकी अडॉप्टिव माँ उसे जबरदस्ती एक अरेंज्ड मैरिज में फंसा रही है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसकी फैमिली को उससे दूर रखने के लिए सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था। मुझे उसके लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैंने कभी उसके साथ होने के बारे में नहीं सोचा। मेरे दिल में शुरू से लेकर इस पल तक सिर्फ एक ही इंसान रहा है स्कारलेट, सिर्फ तुम। सच में 100%। मैं उसके हाथ जोर से पकड़ लेता हूँ। बार फूड स्ट्रीट पर जब तुमने मुझे किस किया तो मेरा दिल पूरी तरह बेकाबू हो गया था। फिर स्कूल में तुमने हर बात पर मुझे परेशान किया, पर तुम जहां भी जाती मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती रहती। तुम्हारी बातें तीखी थी, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी केयर की, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी पूरी जान लगाकर लड़ी भी। स्कारलेट फूड स्ट्रीट वाले, उस दिन से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। स्कारलेट के आंसू और भी जोर से बहने लगते हैं। वो खुद को मेरी बाहों में डाल देती है और मुझे कस के पकड़ लेती है। मुझसे आगे से कभी झूठ मत बोलना, मुझे आगे से कभी अकेला मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी नहीं। मैं प्यार से उसकी पीठ थपथपाता हूँ। वो बोझ जो 3 दिन से मेरे सीने को दबा रहा था आखिरकार उठ जाता है। उसका अपार्टमेंट छोटा पर साफ था। दीवारों पर रेसिंग पोस्टर्स लगे थे। कोने में एक हेलमेट रखा था। हर हिस्सा साफ तौर पर उसकी झलक दे रहा था। मैं उसके शांत होने का वेट करते हुए काफी देर तक उसके साथ बैठता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाता हूँ। विवियन मेरे पास आई थी, कह रही थी उस पर प्रेशर डाला जा रहा है और उसने मुझसे उसका बॉयफ्रेंड बनने
बनने का नाटक करने को कहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ और देखता हूँ कि विवियन बाहर एक फ्रूट बैग पकड़े खड़ी है। ये देखकर कि स्कारलेट शांत हो चुकी है, वो खुद आगे बढ़ती है। स्कारलेट, मुझे माफ कर दो, मैंने ईथन का यूज किया और जानबूझकर एक गलतफहमी पैदा की जिसने तुम्हें हर्ट किया। मैं सच में माफी चाहती हूँ। स्कारलेट की नजरों में अभी भी थोड़ी दूरी की झलक थी, पर पुराना तीखापन जा चुका था। तुम पीए फैमिली की अनमोल बची हो, तुम मुझ जैसी फालतू इंसान से माफी क्यों मांगोगी? विवियन एक कड़वी हंसी हंसती है। उसकी आंखों में एक खामोश शांति थी। मैं अडॉप्ट की गई थी, किसी और की छत के नीचे रहकर। मैं उस फीलिंग को किसी से भी बेहतर समझती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि तुम ईथन की बहुत फिक्र करती हो। मुझे इतने सेल्फिश तरीके से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। देखा जाए तो हम दोनों ही वो लोग हैं जो प्यार के बिना बड़े हुए एक दूसरे के लिए चीजों को और मुश्किल बनाने का कोई रीजन नहीं है। स्कारलेट एक पल के लिए शांत हो जाती है। वो विवियन की सच्ची आंखों में देखती है और आखिरकार हल्के से सिर हिलाती है। जो हो गया सो हो गया। हम तीनों के बीच जमा हुई सारी गलतफहमियां आखिरकार इस पल में दूर हो जाती हैं। स्कारलेट आखिरकार समझ जाती है कि मैंने कभी किसी और को नहीं चुना। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी चॉइस हमेशा वही रही है। स्कूल वापस आकर नेथन और नोरा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने फैमिली स्टेटस का यूज करके हमारी लाइफ मुश्किल बनाने की कोशिश की। पर उन्हें यह नहीं पता था कि सू कॉर्पोरेशन के गिरने के बाद सॉन्ग फैमिली ने अपनी अकेली लाइफलाइन खो दी थी। वो लोग काफी पहले ही अपनी इज्जत गवा चुके थे। नेथन कैंपस में मेरे और स्कारलेट के बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है, पर लिली और कुछ क्लासमेट्स उसे मौके पर ही एक्सपोज कर देते हैं। बेइज्जत और गुस्से में आकर वो फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। उसे एक बड़ा डिसिप्लिनरी मार्क मिलता है। थोड़ी ही देर में सॉन्ग कॉर्पोरेशन की फंडिंग चेन पूरी तरह टूट जाती है और कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देती है। नेथन और नोरा प्रिविलेज्ड अमीर लोगों से ऐसे लोग बन जाते हैं जिनसे हर कोई दूर भागता। वो आखिरकार शांगजू एकेडमी से ट्रांसफर ले लेते हैं और उसके बाद कभी नहीं दिखते डायना और ट्रीना, ये देखकर कि विवियन और मेरे बीच अच्छे रिलेशंस हैं। अब आगे उसे अरेंज्ड मैरिज के लिए फोर्स करने की हिम्मत नहीं करती हुई आखिरकार अपनी जंजीरों से आजाद होती है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और अपने सपनों के पीछे भागती है। मार्कस कुछ बार स्कारलेट को ढूंढते हुए आता है ताकि सब ठीक कर सकें, पर स्कारलेट हर बार उसको वापस भेज देती है। 10 सालों की दूरियां कुछ माफियों से नहीं मिट सकती। उसको बस एक शांत जिंदगी चाहिए जो सच में उसकी हो। लिली की चोटें पूरी तरह ठीक होने के बाद वो रेस ट्रैक पर वापस आ जाती है स्कारलेट और मेरी मदद से वो जमकार ट्रेनिंग करती है और आखिरकार नेशनल कॉलेज रेसिंग चैंपियनशिप जीत लेती है और रेसिंग की दुनिया में एक राइजिंग स्टार बन जाती है। मैं भी आखिरकार अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक कर लेता हूँ। वो अपने कुछ कामों से पीछे हट जाती है और मुझसे अक्सर मिलने आने लगती है। माँ का वो प्यार जो इतने सालों से गायब था, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में वापस आ जाता है। मैं अब वो अकेला इनसिक्योर लड़का नहीं रहा जिसको बुली किया जाता था ग्रेजुएशन के दिन। कैंपस के फ्लेम ट्रीज हमेशा से ज्यादा खिले हुए थे। स्कारलेट, विवियन, लिली और मैं एक साथ कैंपस में चलते हैं। सूरज की रोशनी पैटों के बीच से छानकर हम पर हल्के से पड़ती है, जो जवानी की नरमी से गर्म थी। स्कारलेट मेरे कंधे पर अपना सर रखती है, उसके लाल बाल हवा में उड़ते हैं। उसकी स्माइल चमक रही थी। हम ग्रेड स्कूल के लिए सेम सिटी जा रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, पूरी जिंदगी तुम्हें परेशान करूंगी, अब कोई वापसी नहीं। विवियन हमें देखती है, उसकी आंखों में बहुत सारी दुआएं थी। मैं लिटरेचर पढ़ने जा रही हूँ एक दिन। मैं बहुत सारी प्यारी कहानियां लिखूंगी ऐसे लोगों के लिए, कहानियां जो मेरे जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, जिनको कभी चोट लगी थी। मैन रेसिंग करती रहूंगी। एक नेशनल टाइटल काफी नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने जाऊंगी। मैं सबको अपनी स्पीड दिखाऊंगी। सारे दुख और अंधेरा अब पास्ट बन चुका है। सहे हुए हर जख्म, हर बहे हुए आंसू अब ग्रोथ का एक बैज बन गए हैं। स्कारलेट और मेरा सेम ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हो जाता है। मैं फाइनेंस में मेजर करता हूँ और धीरे धीरे अपनी माँ का बिजनेस संभाल लेता हूँ। एक काबिल यंग एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। स्कारलेट कभी रेसिंग नहीं छोड़ती। वो कंट्री की सबसे कम उम्र की फीमेल रेसर बन जाती है। ट्रैक पर वो सबसे चमकती आग बनी रहती है। विवियन अपनी डिग्री के साथ वापस आती है और एक ऐसी ऑथर बन जाती है जो रूह को ठीक करने वाली कहानियां लिखती है। एक दिन मैं 3 घंटे की प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म करता हूँ। तुरंत स्कारलेट का एक मैसेज आता है, आज रात सबर्बन ट्रैक पर फ्रेंडली रेस है, तुम्हारे लिए फ्रंट रो सीट बचा कर रखी है, जल्दी यहाँ आओ। मैं स्माइल करता हूँ और टाइप करके भेजता हूँ, रास्ते में हूँ। रेसर स्कारलेट के जीतने के लिए चीयर कर रहा हूँ। गहरी रात हो जाती है। ट्रैक लाइटों से जगमगा रहा था। स्कारलेट पहले ही अपनी कार के पास थी। मुझे देखकर वो भाग कर आती है। मुझे लगा तुम काम में बहुत बिजी होगे और अपनी बीवी को ट्रैक पर भूल गए होगे। मैं अपनी बीवी की रेस में आने के लिए कभी इतना बिजी नहीं हो सकता। नर्वस हो। मैं 3 महीने से ट्रेनिंग कर रही हूँ। जीत पक्की ही है, बस जीतने का वेट कर रही हूँ। फिर तुम घर पर मेरे लिए एक सेलिब्रेशन रखोगे। जीत या हार मैंने नहीं रखती। सेफ्टी पहले है। वो अपना हेलमेट पहनती है और वाइजर के अंदर से मुझे देखती है, रिलैक्स, मैं ठीक से रेस खत्म करूंगी और तुम्हारे पास घर आऊंगी। डार्क रेड कार रात को चीरती हुई आगे बढ़ती है तेज और लगातार 20 मिनट बाद रेस खत्म हो जाती है। स्कारलेट आराम से चैंपियनशिप जीत लेती है। वो अपना हेलमेट उतारती है और चमकती आंखों से मेरी तरफ भाग कर आती है। क्या तुम्हारी बीवी अमेजिंग नहीं है? हाँ, हमेशा से रही है। मेरी आंखों में तुम हमेशा सबसे ज्यादा चमकती रहोगी। विवियन एक प्यारी स्माइल के साथ वहां आती है, जीतने के लिए कंग्रेचुलेशंस। स्कारलेट, अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई। थैंक्स पर तुम्हारी नई बुक मेरी चैंपियनशिप से भी ज्यादा फेमस हो गई है। मैंने तो बस ग्रोथ के बारे में लिखा है, शब्दों के जरिए खुद को ठीक किया है। ये तुम दोनों की बराबरी नहीं कर सकती। एक ट्रैक पर हवा का पीछा कर रही है और दूसरा पीछे खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जवानी में हम सब ने उन चीजों
को पकड़े रखा जिन पर हम भरोसा करते थे, और मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मुझे उस वक्त प्यार हुआ था। स्कारलेट मेरी तरफ देखती है और हंसती है। ठीक है चलो पुरानी नाइट मार्केट चलते हैं मेरे पति की तरफ से। ट्रीट यही मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। हम तीनों बिना हिचकिचाए मान जाते हैं नाइट मार्केट की रोशनी वो वार्म थी, शाम की हवा सारी थकान दूर कर देती है खाते और हंसते हुए। स्कारलेट धीरे से कहती है सबने मुझे रेसिंग छोड़ने को कहा, बहुत मुश्किल है, बहुत दर्दनाक है, सिर्फ तुमने शुरू से आखिर तक बिना किसी कंडीशन के मेरा साथ दिया, और तुम जो तुम्हें पसंद है उसके पीछे भागते हुए तुम पहले ही चमक रही थी। मैं बस उस रोशनी की हिफाजत कर सकता था। साल बीत जाते हैं, स्कारलेट और मैं अपने प्यार के इस लंबे सफर को अंजाम तक पहुंचाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के तीसरे साल हमारी बेटी रोजी पैदा होती है। एक वीकेंड विवियन मिलने आती है। स्कारलेट उसे दरवाजे पर देखती है और उसे वेलकम करने के लिए प्यारी स्माइल के साथ खड़ी होती है। विवियन उस छोटी बच्ची को एक ब्रांड न्यू पिक्चर बुक देती है। रोजी के लिए भगवान करे तुम्हारी जिंदगी सेफ और फीकर फ्री हो, उन दोनों इसको हमेशा बिगाड़ देते हो। स्कारलेट मेरे कंधे से लगकर धीरे से कहती है वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, हम अपने फ्यूचर को लेकर कितने घूमते, खुद को साबित करने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, अब हमारे करियर सेट हैं और हमारी फैमिली कंप्लीट है। तो अगले महीने के नेशनल ग्रैंड फाइनल्स की तैयारी कैसी चल रही है? ये इस साल की सबसे बड़ी रेस है, वो जीत गई तो तुम इस साल की चैंपियन बन जाओगी। मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्या तुम और रोजी दोनों वहां होगे? मैं सिर्फ तुम लोगों के वहां होने पर ही रिलैक्स फील कर सकती हूँ। मैं पूरे टाइम वहां रहूंगा, मैंने पहले ही कंपनी में अपना स्केड्यूल फ्री कर लिया है। तुम्हारे फाइनल्स के आगे सब कुछ सेकंड पर आता है। मैं वादा करता हूँ मैं इसको मिस नहीं करूंगा। तुम बेस्ट हो। विवियन भी हामी भरती है। मैंने भी अगले महीने की अपनी सारी बुक साइनिंग्स कैंसिल कर दी हैं। मैं खुद वहां तुम्हें शेयर करने आऊंगी और मैं अपनी अगली बुक में तुम्हारे हवा का पीछा करने की कहानी लिखने वाली हूँ। सबको बस मेरा फिनिश लाइन क्रॉस करने का ग्लोरी दिखता है। सिर्फ तुम दोनों ने ट्रेनिंग के वक्त मेरी सबसे बुरी हालात देखी है। तुमने हमेशा मुझे अपनाया है, सपोर्ट किया है, मुझे यहाँ तक लेकर आए हो। मैं आराम से उसके सर पर हाथ फटा हूँ। वो स्ट्रगल्स और आंसू वही तो बताते हैं कि तुम कौन हो। मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनूंगा। ग्रैंड फाइनल्स अपने टाइम पर शुरू होते हैं। स्टैंड्स पूरे भरे हुए थे। लाल कार सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करती है। बिजली की तरह तालियां बजने लगती हैं। रोजी अपने छोटे हाथ हिलाती है और चिल्लाती है मम्मी मम्मी। विवियन इस शानदार मोमेंट में रुक जाती और धीरे से कहती है वो जुनून जो कभी कम नहीं होता कितना खूबसूरत है। मैं ट्रैक पर चमकती हुई उस औरत को घूरता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, फिर उस प्यारी दोस्त और अपने पास खड़ी बच्ची को देखता हूँ। मेरा दिल एकदम भर जाता है। जवानी के साथ से लेकर जिंदगी भर साथ रहने तक हर जुनून को उसकी गूंज मिल जाती है और हर तलाश पूरी हो जाती है।